म्यूजिक एक ऐसा गिफ्ट है जो हर किसी को नहीं मिलती है. आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ दैट. एवरी डे आई थैंक गॉड. जो मेरा सपना है वही मेरा काम है. द फर्स्ट एवर फिल्म सॉन्ग दैट आई sang was when I was 16 years old. पहले तो वो थोड़ा सा डाउट में थे, ये गा लेगी, ये तो अभी स्कूल में पढ़ती है तो उसको मैं कैसे समझाऊं वो लड़की क्या महसूस कर रही होगी. जगजीत सिंह साहब ने आपको बोला था फाइंड योर ओन वॉइस एंड फाइंड योर यूनिक पर्सनैलिटी. बहुत सारे ऐसे गाने मैंने कहा जगजीत जी मिस हो जाते हैं. लोग कहते हैं अपनी रेंज बढ़ाओ. कहते क्यों, मैं कोई किशोर कुमार की तरह गाता हूँ. जब आप एक फिल्म के गाने के लिए गाते हो तो उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. सो सुर ताल के अलावा एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू आर एक्चुअली एक्टिंग बिहाइंड द माइक्रोफोन. आई थिंक सिंगर्स फॉरगेट दैट उनका जो गला है वो उनका एक इंस्ट्रूमेंट है. जब लोग एक कॉन्सर्ट देखने जाते हैं ना तो वो ये नहीं चाहते कि जैसा ओरिजिनल है वैसा हो. लाइव में कुछ तो नई बात होनी चाहिए. मैं स्टूडियो में हूँ और उस साइड रहमान सर सब रिकॉर्ड करें. इट वॉज फॉर रंग दे बसंती. They wanted a prayer to be shot at the Golden Temple. मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ. मैं बहुत सारे लोगों को बताता नहीं कि आई एम हर हस्बैंड. When she's on stage, she is on fire. Off stage, she's very calm person. As a wife उतनी काम नहीं है. हमारी शादी का दिन था. पीछे से मेरे गुरुजी आए और इसके कंधे पे हाथ रख के बोला, ऐदा कुड़ी दा ध्यान रखी, ऐदा गाना नहीं छोड़ना चाहिए. आप क्या बदलना चाहेंगे इनमें? हाँ. नहीं, वो मैं कैमरे वाली बात. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द म्यूजिक पॉडकास्ट. आज की हमारी गेस्ट बहुत स्पेशल है. मैं उनको एक्चुअली काफ़ी टाइम से जानता हूँ और हम लोग बहुत बार ऑफ द कैमराज बात भी कर चुके हैं. पहली बार कैमरा के सामने उनसे बात करेंगे. बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने गाना शुरू किया था. दिल्ली से बिलोंग करती हैं. 2003 में MTV वीडियो गागा अवार्ड उन्होंने जीता था. रियलिटी शो कॉन्टेस्ट था. 2008 में जुनून कुछ कर दिखाने का उन्होंने जीता था. बहुत ही अमेजिंग ट्रैक्स उन्होंने गाए हैं. उसमें से कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं जो डेकेड लॉन्ग भी चल रहे हैं और मेरे ख्याल से आने वाली हमारी लाइफ टाइम में तो चलेंगे, उसके बाद भी चलेंगे. दिलबरो एक बहुत फेमस ट्रैक है राजी फिल्म से. ये बहुत अच्छा ट्रैक है जब तक है जान फिल्म से. एक ओंकार रंग दे बसंती से आप सब जानते ही होंगे. जालिमा है और कबीरा है. ऐसे काफ़ी सारे गाने हैं जो फेमस हैं. उनको न्यूमरस अवार्ड्स मिले हैं. बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है. उन्होंने पूरी दुनिया में जहाँ भी इंडियन डायोस्फेरा आपको लगता है होगा वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया. हर तरीके के कॉन्सर्ट परफॉर्म किए हैं. आपने उनको कोक स्टूडियो में देखा है और बहुत सारे इवेंट्स और प्रेस्टिजियस सेलिब्रेशंस में देखा है. और ऐसे ही एक सुप्रीमली टैलेंटेड सिंगर के साथ आज हमारे साथ आपके साथ हम बात करेंगे जिनका नाम है हर्षदीप कौर. हर्षदीप, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट. Thank you so much for having me. Congratulations and thank you for doing this music podcast क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में. So thank you. I am genuinely happy that I am able to do this and सब लोग आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं. आप लोग आ रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं. तो आज उम्मीद करेंगे कि हम और खुल के बात कर सकें लोग. और बिल्कुल. तो मेरा एक कुछ तकिया कलाम वाले सवाल है जो मैं सबसे पूछता हूँ. आप 20 साल से ज़्यादा हो गया आपका करियर. आपने इस करियर में अलग अलग रोल प्ले किए. एज अ चाइल्ड आपने काम किया है, एज अ डॉटर, नाउ एज अ वाइफ, एज अ मदर. और हर जितने भी लोग आपको जानते हैं, जितने भी लोग फैंस हैं आपके, सबके नज़र में हर्षदीप कौर की एक इमेज है. एक assumption है दैट हर्षदीप कौर इज दिस. बट हु इज़ द रियल हर्षदीप कौर? I think Harshdeep Kaur is a very simple girl and very rooted और बहुत ही humble background से मैं आती हूँ और वो मैं कभी भूलती नहीं और ना कभी भूलूँगी. So I just feel that I am God's favorite child. I like to call myself that क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसा गिफ्ट है या सिंगिंग या आवाज़ आप कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को नहीं मिलती है. सो एवरी डे आई थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे म्यूज़िक दिया है, मुझे एक आवाज़ दी है, सुर दिया है और आई एम सो लकी दैट आई एम लिविंग माई ड्रीम. मतलब जो मेरा सपना है वही मेरा काम है. एंड आई एम जस्ट अ वेरी ग्रेटफुल गर्ल एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर इन दिस वर्ल्ड डूइंग म्यूज़िक. Wow. I think this is one of the best answers somebody could have given me. I'm
congratulate that you feel that way. I'm sure you are one of the most happiest person I am coming across. मेरा नाम ही हर्षदीप है, मतलब हर्ष मीन्स हैप्पीनेस एंड दीप मीन्स दिया, करेक्ट. तो वो दिया जो खुशी स्प्रेड करता है. सो आई लाइक टू फॉलो व्हाट माय नेम मीन्स, सो थैंक्स टू माय मदर फॉर कीपिंग दैट नेम. वाह. हर्षदीप, आपने करियर की शुरुआत जल्दी की थी और मेरे ख्याल से 15-16 साल की उम्र में आपको फर्स्ट बॉलीवुड ब्रेक भी मिल गया था. सो आई स्टार्टेड सिंगिंग व्हेन आई वाज 5 years old. मतलब तब मुझे समझ आ गई थी कि ये ऐसा कुछ है जो मैं लाइफ में करना चाहती हूँ. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग. तो काफ़ी जल्दी मैंने सीखना शुरू कर दिया था. इतनी यंग एज में ब्रेक मिलने का क्या फायदा और क्या नुकसान होता है? डिसएडवांटेज तो कोई नहीं है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू. मैं बचपन से ही प्लेबैक सिंगर ही बनना चाहती थी. सो द फर्स्ट एवर फिल्म सॉन्ग दैट आई सैंग वाज व्हेन आई वाज 16 years old. और मतलब मेरी आवाज़ एक 16 साल की लड़की की नहीं थी. इट वाज अ वेरी मैच्योर वॉइस. सो मे बी दैट कुड बी अ रीज़न कि मुझे एक ऐसा गाना मिला जो बिल्कुल भी मेरी एज के हिसाब से नहीं था. इट वाज अ वेरी सीरियस सैड सॉन्ग कंपोज्ड बाय निखिल वेनेजी फॉर आपको पहले भी कहीं देखा है. अनुभव सिन्हा जी की सेकंड फिल्म थी आफ्टर तुम बिन, व्हिच वाज अ ह्यूज सक्सेस. तो उसकी स्टोरी ये है कि दे वर लुकिंग फॉर अ सिंगर हु कुड सिंग वेरी लो, एंड they had tried some 18 singers with very different folkish rustic voices, but वो उतना लो नहीं हो पा रहा था. उस टाइम पे ना टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी कि इतना बड़ा ट्रैक बन गया, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स डल गए, so they couldn't transpose it much. So that was one issue. They were looking for a singer who could sing that low. So that's when my name came in. Ravi Pawar, who did my first debut album, उन्होंने suggest किया कि दिल्ली की लड़की है हर्षदीप कौर, उसको बुलाओ. She'll be able to nail it. She has a very bassy voice, very folkish voice. Why don't you try her? So I went to audition in a smaller studio. तो वहाँ पर पहले तो वो थोड़ा सा डाउट में थे, ये गा लेगी, छोटी सी लड़की है. बट व्हेन आई वेंट ऑन द माइक, मैं अपनी मतलब मुझे तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगता, बट दे वर लिटरली ब्लोन अवे कि ये छोटी सी लड़की ये गाना कैसे गा रही है. सो देन दे कॉल्ड मी टू द बिग स्टूडियो, बिग TCD स्टूडियो द नेक्स्ट डे टू do the final dubbing. And Nikhil Vineji were very supportive, and it was a very long song, 8 minutes 14 seconds का ये गाना था. Wow. And they were like कि इसको सिचुएशन कैसे समझाए, उसकी लड़की की शादी टूट रही है, ये तो अभी स्कूल में पढ़ती है, तो उसको मैं कैसे समझाऊँ, वो लड़की क्या महसूस कर रही होगी. सो आई सेड नहीं मैं कर लूँगी. सो दे जस्ट स्विच्ड ऑफ ऑल द लाइट्स ऑफ द स्टूडियो एंड कि आप कॉन्शियस में तो आप बस गाओ. एंड बस मैंने वहाँ गा दिया. कहता अच्छा एक आलाप लेना है शुरू में, तो आप गा दो कुछ भी. तो सी व्हेन यू आर यंग यू आर नॉट कॉन्शियस, तो फिर आप बिंदास बेधड़क बोल देते हो चीज़ें. तो मैंने भी बोला कि आलाप मुझे हारमोनियम चाहिए होगा एक. सो सब लोग लगे हारमोनियम अरेंज कर रहे हैं, आलाप के लिए मुझे थोड़ी सी चाहिए था सुर वुर. सो देन आई आस्क्ड फॉर अ हारमोनियम, तो हारमोनियम लेकर आए एंड उसी टाइम मैंने आलाप कंपोज किया. So I started that song with an alap, and they really loved it. And तो वो उस टाइम मैं दिल्ली रहती थी, तो डब करके आई वेंट बैक टू दिल्ली. और कुछ ही दिनों में उसका मैंने टीज़र देखा टीवी पर कि ये गाना आ रहा है, सजना मैं हारी, और नीचे लिखा रहा है सिंगर हर्षदीप कौर. लाइक वाओ. और मैं कितना थैंक यू करूँ भगवान का. एंड देन माई डैड एंड आई वी वेंट टू द मार्केट CD खरीदने कि चेक करो वाकई मेरा नाम है कि नहीं उस पर. So that was the memory of my first ever film song. वाह. तो आपके लिए मतलब पॉजिटिव ही रहा है जी, शुरुआत में काम करने का. मेरे 2-3 सवाल है क्योंकि आपने बात की पापा की एंड हाउ ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू कीबोर्ड एंड कॉर्ड. बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपका खुद का अभी बच्चा है हुनर, और कहीं आपने इंटरव्यू में बोला ही है कि आपको लग रहा है कि वो लिरिकली उसको आइडिया है और वो सारे इंस्ट्रूमेंट भी बजाना शुरू कर दिया. थोड़ा बताना चाहेंगे उसके बारे में? इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं, हुनर हमने वैसे नाम ही ऐसा रखा कि होना ही चाहिए उसमें हुनर. बट बाय गॉड्स ग्रेस ही इज़ वेरी म्यूजिकल. और मुझे लगता है कि बच्चा जिस माहौल में रहता है ना उसमें ढल जाता है. तो बचपन से ही हर ओकेजन पे तो उसको मैंने गाने सुनाए हैं, चाहे वो डायपर चेंज करते हुए हो, या सुलाते हुए हो, या खिलाते हुए हो, या खेलते हुए हो. तो हर सिचुएशन में एक गाना होता था. नहा के आया तो उसके लिए एक अलग गाना है. सो आई थिंक
जिस माहौल में बच्चा रहता है ना वो भी वैसा ही बन जाता है. एंड बिकॉज किड्स आर वेरी शार्प दीज डेज, तो उनको जल्दी चीज़ें याद हो जाती है. तो मैं अपने बेटे को बुलाती थी लिरिकल मिरेकल. गाना 2-3 बार भी सुन ले तो उसको लिरिक्स याद हो जाते थे. अपनी छोटी सी प्यारी सी आवाज़ में उसको सारे लिरिक्स याद थे. सो मुझे लगता है कि है उसमें हुनर, बट आई थिंक ही इज़ टू स्मॉल. मैं देखूंगी कि आगे उसका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है. फिर एज पेरेंट्स मनकीर्तन आई वुड डू वट एवर बेस्ट वी कैन. जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया, हम भी उसके लिए करेंगे. और बहुत सारे माँ बाप हैं जो म्यूजिकली इंक्लाइंड नहीं है. उनके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है कि उनके बच्चे का जो पैशन है क्या वो इतना काबिल है कि वो प्रोफेशनली आगे जा सके. जी. क्या कोई तरीका है ये समझने का? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. हर माँ बाप को अपना बच्चा बेस्ट लगता होता है, तो उनको लगता है अरे कितना अच्छा गा रहा है, चलो इसको रियलिटी शो में भेज दो या इसको सिंगिंग में लगवा दो. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले कि ये कितना काबिल है बच्चा. सो आई थिंक उसके लिए एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको सही तरीके से गाइड करे और आपको मिरर दिखाए कि वाकई इसमें टैलेंट है या इट वाज अ फ्लूक. सो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. और पेरेंट्स को ना ये समझना चाहिए कि चाहे आप बच्चे को इनकरेज करें करियर बनाने के लिए वेरी अर्ली इन द चाइल्ड्स लाइफ, लेकिन एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना भी बहुत ज़रूरी है. इतना प्रेशर हम बच्चे पे नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो उसी का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा. आई कैन टॉक अबाउट माई केस. माई फादर वॉज वेरी श्योर कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है, तभी उन्होंने मुझ पर मेहनत करी. अगर उन्हें लगता ना कि एवरेज है तो वो मुझे बोल देते शायद मुंह पर. इवन नाउ वो कभी भी मेरी ऐसे खुल की तारीफ नहीं करते. अनदर रीज़न वाई आई एम वेरी ग्राउंडेड बिकॉज उनका मैक्सिमम तारीफ होता है वेरी गुड, क्योंकि उनको पता है कि ये जो है सर ये लेवल पर ही रहना चाहिए. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कितना काबिल है. और फॉर दैट यू नीड टू गो टू अ गुरु हु कैन एक्चुअली गाइड यू एंड टेल यू वेयर यू स्टैंड. आप जब गुरु की बात कर रहे हैं, एक्चुअली एक आपका कहीं पढ़ा था मैंने कि जगजीत सिंह साहब ने आपको बोला था शुरुआत में, बिकॉज आपकी वॉइस और कन्वेंशनल फीमेल वॉइसेस से बहुत अलग है. जी. उनकी शायद स्टेटमेंट थी कि फाइंड योर ओन वॉइस एंड फाइंड योर यूनिक पर्सनैलिटी. तो शुरुआत में आपको इस वॉइस को लेके प्रॉब्लम होती थी या आपके मन में भी ऐसा आता था कि अरे वॉइस कैसे चलेगी? नहीं, मैं तो बहुत खुश थी. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे भगवान ने कुछ अलग आवाज़ दी है, बिकॉज अदरवाइज यू वुड साउंड लाइक एवरीबडी एल्स. सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई हैव अ यूनिक वॉइस. लेकिन जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई और जैसे रिकॉर्डिंग्स के लिए कॉल्स आती थी, उस टाइम पे क्या होता था कि ट्रैक्स ऑलरेडी बनी होती थी, तो आप गाओ, यही फिक्स्ड स्केल है, इसी में गाना है. और वो जो सब स्केल्स थे वो लता जी वाले स्केल थे, और वो मेरा नेचुरल पिच नहीं है. मेरा नेचुरल पिच इज़ मोर लाइक रेशमा जी और आबिदा जी. इट्स अ वेरी लो स्केल. मैं जगजीत जी के गाने सुनकर बड़ी हुई, क्योंकि मैं साथ साथ गुनगुना पाती थी. लता जी के गाने में साथ में नहीं गुनगुना पाती थी. जैसे उनका गाना अगर एफ में होता था तो मैं डी में गाती थी, 2 सुर उतार के गाती थी. वो तब मेरी आवाज़ में अच्छा लगता था. माइंडसेट आप कह लो कि अगर फीमेल है तो एक पतली ऊंची आवाज़ होनी चाहिए. तो शुरू में ऐसा बहुत हुआ कि गाने मिस हो गए, और कई जो थोड़े ओवर इंटेलिजेंट लोग थे, नहीं बेटा आप रियाज़ करो, आपकी आवाज़ रियाज़ करोगे तो आपकी पिच और बढ़ जाएगी. तो मैं सोचती थी कि जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया कि एक वॉइस की, एक सिंगर की एक नेचुरल रेंज होती है, आपको उसी में रियाज़ करना चाहिए. अगर आप सिर्फ हाई गाने के चक्कर में अपना गले को स्ट्रेस देते रहोगे तो आपकी नेचुरल रेंज ही ख़राब हो जाएगी. सो यही बात जब मैं जगजीत जी से मिली तो वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, हमेशा मुझे बहुत गाइड करते थे. तो मैंने उनसे पूछा, बिकॉज जगजीत साहब इज़ फेमस फॉर हिज लो सिंगिंग, जो उनकी बेस वाली आवाज़ है. तो मैंने उनसे पूछा कि बहुत सारे ऐसे गाने, मैंने कहा जगजीत जी मिस हो जाते हैं, लोग कहते हैं अपनी रेंज बढ़ाओ. कहते क्यों, मैं कोई किशोर कुमार की तरह गाता हूँ? वैसे बड़ी फास्ट बोलते थे ना, किशोर कुमार मैं तरह नहीं गा सकता. तो कहते ये नेचुरल रेंज है, उसी में ही ऐसे बनो कि तो कोई तुम्हें रिप्लेस ही ना कर पाए. सो उनकी जो ये बात है ना वो मेरे जहन में बैठ गई कि जो नेचुरल रेंज है आप उसी में ऐसा कुछ कर जाओ कि लोग आपके लिए स्पेशली गाने क्रिएट करें. एंड वो हुआ है मेरी लाइफ में. स्पेशली लोग मुझे जहन में रख के लोगों ने गाने किए हैं कंपोज. हाँ, मेरे ख्याल से इसलिए आपके जो हिट गाने भी हैं, मान लो कतिया करूँ है या दिलबर है, वो गाने
वो स्लो पॉइजन जैसे हैं कि गाने धीरे धीरे चढ़ते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। मैंने एक और चीज़ नोटिस की जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था कि आप तकरीबन 20 साल से ज़्यादा से इंडस्ट्री में हैं, बट आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप कम खर्च हुए हैं। क्योंकि इट्स अ गुड वे टू लुक एट इट। हाँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम किसी सिंगर का करियर को देखते हैं, उनको 2 साल ही हुआ होता है, बट ऐसा लगता है कि यार बहुत सुन लिया, या कल भी सुना था, परसों भी सुना था, आज भी गाना आया था, और समटाइम्स दैट लंबा चलता नहीं है, ओवर एक्सपोज है। आज भी जब आपके कैटलॉग को देखते हैं तो ये क्या स्ट्रैटेजी है या ये बाई लक ऐसा है? कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है सच, बट आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब हम कभी क्वांटिटी के पीछे नहीं भागे कि नहीं एक साल में इतने गाने आने चाहिए। मुझे होता है कि अगर कम गाने भी आए लेकिन ऐसे गाने हो जो लोग हमेशा याद रखें। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। और इस टर्म को लोग अंडररेटेड भी कहते हैं, दैट शी इज़ अ वेरी अंडररेटेड सिंगर। एंड इफ़ इट इज़ वर्किंग इन माई स्ट्राइड, मेरे ख्याल से अच्छी बात है। आपने आज बोल दिया तो मुझे और लग रहा है कि अच्छी बात है। बट व्हाट आई हैव डन, जो एफर्ट मैंने किया है वो है मैं कंसिस्टेंट रही हूँ। मैंने टाइम के साथ अपने आप को चेंज किया है, ट्राई टू अडेप्ट माई सेल्फ विद द चेंजिंग टाइम्स इन म्यूजिक, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट बी स्टक टू वन स्टाइल ऑफ म्यूजिक, एंड स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग फिल्म म्यूजिक। उसके लिए माई डैड ओनली गाइडेड मी कि अगर प्लेबैक सिंगर बनना है तो सिर्फ अच्छा सिंगर होना इज़ नॉट इनफ। क्योंकि जब आप एक फिल्म के गाने के लिए गाते हो तो उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि उस सीन में क्या हो रहा है। सो सुर ताल के अलावा एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू आर एक्चुअली एक्टिंग बिहाइंड द माइक्रोफोन। आधा काम प्लेबैक सिंगर्स कर देते हैं फॉर द एक्टर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्ट बिहाइंड द माइक। सो आई थिंक वो एक चीज़ है जो मैंने हमेशा बरकरार रखी। फील को हमेशा आगे रखा। मेरे को एक और सवाल था कि इंडिया में जितने भी मैनेजर और मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनकी कंप्लेन है आपसे। और बीच में तो धरना देने वाले थे सब, लेकिन हमने रोका। अच्छा। तो आज पॉडकास्ट में बता दो कि ऐसा क्यों है कि आप पहले पापा थे इतने साल, अब हस्बैंड है, तो मैनेजर बेचारे क्या करें? मतलब वो अपना घर कैसे अब चलाएं? जब घर वाले इतना अच्छा मैनेज कर रहे हो तो फिर मतलब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। आई थिंक वो शुरू से ही ऐसा रहा है। माई फादर हैज़ बिन वेरी प्रोटेक्टिव कि अब ये अकेली कहाँ जाएगी दिल्ली से बॉम्बे, मैं इसको अकेले कहाँ भेजूँ। सो द एंटायर फैमिली शिफ्टेड आफ्टर आई फिनिश्ड माई 12th स्टैंडर्ड। वी ऑल केम टू मुंबई। तो उतना जितना हमारे पास थोड़ा बहुत था, दिल्ली का जो हमारी जमा पूंजी थी, हम सब लेकर आ गए थे कि देखी जाएगी, अगर काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो घर है दिल्ली में, वापस आ जाएंगे। सो इट वॉज अ वेरी मतलब नो प्रेशर जो उन्होंने माहौल रखा ना, आई थिंक उसी की वजह से मैं काम कर पाई। अगर इस प्रेशर से आते नहीं जाना है, रिकॉर्डिंग्स करनी है, काम मिलना चाहिए, तो आप उस प्रेशर में अपना बेस्ट ना दे पाते। बट क्योंकि एक नॉर्मल माहौल था, इधर आके भी आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू SVT कॉलेज, मैंने रेगुलर कॉलेज किया। बिकॉज वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं इसी के पीछे भागती रहूँ और अपनी नॉर्मल लाइफ ना जीऊँ तो मैं एज एन आर्टिस्ट नहीं ग्रो कर पाती। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्ट्रेस फ्री, जैसे कि हम इंटरव्यू से पहले भी बात कर रहे थे। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप म्यूज़िक से प्यार करते हो तो उसको एंजॉय करना चाहिए। ऑल्दो बहुत स्ट्रगल्स रही हैं, बट इट्स अ वेरी नेगेटिव टर्म ना, स्ट्रगल्स। मैंने भी बहुत स्ट्रगल्स किया, बट आई वॉज एंजॉइंग दैट स्ट्रगल क्योंकि दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। सो तो आप परफॉर्मेंस प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेती? परफॉर्मेंस प्रेशर थोड़ी सी मैं नर्वसनेस ज़रूर रखती हूँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट कीप्स मी लेवल हेडेड। अगर मैं नर्वस नहीं होंगी तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट होने के चांसेस हैं। अगर आप नर्वस होगे तो ही आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, शो से पहले आप सारी तैयारी करोगे और मेहनत करोगे, बैंड के साथ रिहर्सल्स करोगे, तो वो होना चाहिए, उतना प्रेशर तो ज़रूरी है। और जैसे आपने जब से रियलिटी शो में जब आप थे जी। और जुनून में भी, मेरे ख्याल से उस टाइम से ही आपके साथ एक सूफी का टैग जुड़ गया था, जो टैग कंटिन्यूड आपके साथ है। जी। यू आर नॉट नेसेसरीली अ सूफी सिंगर, यू आर अ सिंगर, करेक्ट? यू ऑल्सो सिंग सूफी वेरी वेल, बट यू आर नॉट अ सूफी सिंगर। बट अभी भी जब हर्षदीप कौर का नाम सुनते हैं कोई भी, तो एक वो इमेज ना दिमाग में आती है। क्या आपको उससे कोई फ़ायदा या नुकसान होता है, या आर यू कंसर्न्ड अबाउट हाउ यू आर परसीव्ड?
It was a reality show that I won in 2008. It was called Junoon कुछ कर कर दिखाने दिखाने का. का। I think वो एक reason है because I won that show. So I was given the title of Sufi Sultana. हाँ। So Sufi music एक ऐसा एक genre नहीं है कि ये Sufi singer है. Sufi is mostly poetry. So it is always the poetry that tells you whether the song is Sufi or not. But people really connect with me because of my look on stage and the look that I had in that particular show. You तो continue मैंने that एक look. साफा बांधा था, मैंने पगड़ी बांध के मैं उस रियलिटी शो में आई थी. तो You लोग look उस amazingly well, by the way. Sorry Thank to you, cut thank you in you. between. तो लोग उस इमेज से कनेक्ट करने लग गए. तो उसके जीतने के बाद मैंने एक दो बारी ऐसे शो किया, ऐसे पूरा स्टाइलिंग वाइलिंग करके. तो लोग कंप्लेंट कर रहे थे, आपने वो साफा क्यों नहीं बांधा. सो पीपल वांटेड टू सी मी इन दैट लुक एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ यूनिक आइडेंटिटी. Although आपकी singing should be top notch, but if you have something unique visually also, or you have a stage persona, that really helps you as a live performer, as an artist. So that is one reason. तो आप लाइव में जब शोज करती हो, आप डांसिंग नंबर्स भी करती हो, हर तरीके के गाने, हर तरीके के शोज भी करते हो. बट मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको पर्सनली जो बैठक वाले शोज होते हैं वो बहुत पसंद है, बिकॉज वो बहुत इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है. उसका कल्चर थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है. क्या क्या रीज़न है आपको लगता है कि वो कम होता जा रहा है, और क्या करना चाहिए जिससे आप वैसे शो ज़्यादा कर सको? So I love all styles of music, लेकिन soulful music जैसे आप कह रहे हैं बैठक वाले या कॉन्सर्ट्स जिसमें लोग सुनने आए, वो मेरे दिल के ज़्यादा करीब है, क्योंकि ऐसा लगता है कि दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ डूइंग. एंड इट स्टार्टेड व्हेन आई फर्स्ट सॉ जगजीत सिंह जी लाइव ऑन स्टेज. तो मैं अंदर से सोच रही थी कि मैं ये करना चाहती हूँ कि लोग मुझे सुनने आए, है ना. और तो तब से वो एक जहन में मेरे है. लेकिन जो आप कह रहे हो ना कि आज उतने नहीं होते कि लोग चैन से बैठकर सुने, बिकॉज एवरीबडी इज़ बिजी मेकिंग वीडियोज़. लेकिन ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको लोग सुनने आते हैं. क्वांटिटी थोड़ी कम है, वो तो हमेशा से ही है कि जो एक नीश म्यूज़िक है उसकी थोड़ी सी कम ऑडियंस होती है. बट मुझे लगता है कि सूफ़ी म्यूज़िक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. आप इवेंट इंडस्ट्री के, आपको पता होगा आजकल कोई वेडिंग हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, सूफी नाइट होती है. एक सूफी नाइट ज़रूर होती है, बिकॉज समवेयर पीपल आर कनेक्टिंग टू सूफियाना म्यूज़िक. वो है, उस म्यूज़िक में जादू है. जब आप सुनते हो ना, बहुत सारे कवाल्स बैठे होते हैं या नुसरत साहब की कोई कवाली चल रही होती है, तो वो झूमने पे मजबूर कर देती है. सो इट इज़ वेरी मैजिकल. एंड आई थिंक अब तो इनफैक्ट बहुत ही खूबसूरत दौर है कि हर जगह आपको सूफियाना महफिल्स सुनाई देती हैं, बड़े बड़े लेवल पर, बड़े बड़े डोम्स में, बड़े बड़े अरीनाज में. सागर वाली कॉन्सर्ट्स कवाली, हो रहे हैं. बिस्मिल की These are young महफिल. boys, आपने शायद इनकी फिल्मों में कोई गाने नहीं सुने नहीं होंगे. बिल्कुल, इट्स जस्ट द परफॉर्मेंस. बट दे आर सिंगिंग सच सोलफुल सॉन्ग्स. उसको इतने अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड यू नो द यंगर ऑडियंस इज रिलेटिंग टू देम बिकॉज द म्यूजिक इज सो गुड. सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि जब लोग एक कॉन्सर्ट देखने जाते हैं ना, तो वो ये नहीं चाहते कि जैसा ओरिजिनल है वैसा हो. लाइव में कुछ तो नई बात होनी चाहिए ना. इम्प्रोवाइजेशन थोड़ा सा. हाँ, मतलब इट कांट बी अ स्पॉटिफाई प्लेइंग ऑन अ लाउड वॉल्यूम. इट हैज़ टू बी समथिंग न्यू. इट हैज़ टू बी लाइव. कुछ उसमें नया आना चाहिए. सो दैट्स वेयर यू नो लाइव म्यूजिक रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप कुछ ऐसा करो जो लोगों को वो सिर्फ आपके कॉन्सर्ट में ही सुनने को मिले. सो देन आई रियली स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. एंड वन मोर थिंग, हाउ यू इंटरैक्ट विद द ऑडियंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कई मैंने देखे हैं सिंगर्स जो गा रहे होते हैं और वो अपना गाना गा के ओके थैंक यू करके चले जाते हैं. एंड समटाइम्स देयर इज नो कनेक्ट विद द ऑडियंस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व द ऑडियंस हु हैज़ पेड मनी, हु हैज़ बॉट यू नो योर टिकट. उनको लगना चाहिए कि हम उस कॉन्सर्ट का हिस्सा थे. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. आई वॉज वेरी शाई. मैं इतनी बात नहीं करती थी स्टेज पे. मैं भी सीधा गाना गाए और चले गए. तो देन आई फेल्ट कि यार ये तो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, मतलब कनेक्ट नहीं बन रहा ऑडियंस के साथ. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द ऑडियंस एंड टेलिंग देम अबाउट द सॉन्ग. उस गाने की क्या बैक स्टोरी थी, अपनी बचपन की कोई बात या गाने के रिलेटेड कुछ भी. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड नोटिसिंग द चेंज दैट यू नो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू केटर टू द ऑडियंस ऑल्सो. फैंटास्टिक. आई थिंक लाइव
is such an integral and important part, Hmm. especially in India, for any artist or any musician. Hmm. आपने ना तकरीबन 20 साल से ऊपर, मैं काफ़ी बार भी ये बोल रहा हूँ, that doesn't mean मेरी that त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता. I just had to say this. मतलब मैं काफ़ी पुरानी हूँ सच में. मतलब मैंने वो कैसेट से लेकर जब सीडीज आ गई थी और फिर MP3s आ गई थी और लोग डाउनलोड करते थे गाने और ये सब मैंने तो फेस आपने देखा है. अर्चना पूरन सिंह के लिए भी गाया है? नहीं Sorry. नहीं मैंने लेकिन किरण खेर जी के लिए गाया. जब वो यंग थी. नहीं एक ओंकार रंग दे बसंती में शी वाज correct. लिप सिंकिंग Of टू course. एक ओंकार. आपने एक ओंकार का बात किया. जी. इम्तियाज अली जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि कुन फाया कुन जब रिकॉर्ड हो रहा था तो एक ना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था. एक ओंकार जो शब्द है, गाना है, क्या आपको भी उस रिकॉर्डिंग के टाइम में कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था या क्या एक्सपीरियंस था? आई थिंक यू रेड माई माइंड. वाकई था. सो आई थिंक इट इज़ एवरी सिंगर्स ड्रीम टू जस्ट सी AR रहमान एक बारी लाइफ. और उनके लिए गाना तो मतलब बहुत बड़ी बात. इट वॉज माई बिगेस्ट ड्रीम टू मीट AR रहमान सर एंड सिंग फॉर हिम. यू नो ब्रिजभूषण जी हैं जो बहुत ही फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और ही नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स आर्टिस्ट फॉर रहमान. ब्रिज जी ने बोला ठीक है आप आ जाओ, अपनी CD रख जाओ मेरे बैंड्रा वाले घर पे ही, मैं सुनूंगा. तो हम जाके ऑटो में बैठे, हमने जाके CD दे दी. अभी हम मतलब वापस जाने के लिए बैठे ही थे ऑटो में कि उनका कॉल आ गया. कहते ये तूने गाया है, ये तेरी आवाज़ है. नहीं नहीं नहीं, यू आर अ वेरी गुड सिंगर, सो आई लेट यू नो. सो देन वन डे ही कॉल्ड एंड सेड मैं तुझे प्रॉमिस किया था ना मैं रहमान से मिलाऊंगा, तो आजा. ही इज़ एट सुभाष घई स्टूडियो. ही इज़ वर्किंग ऑन किसनाज म्यूज़िक. तो हम पहुंच गए एंड देयर आई सी देयर आर 2-3 मोर सिंगर्स हु आर देयर who've come to audition for him. And सबसे पहले उन्होंने मुझे बुलाया. ओके हाय हाउ यू, ओके गो टू द माइक. एंड मैंने कहा यही एक मौका है. तो मैंने वहाँ पर 3 गाने सुनाए. मैं स्टूडियो में हूँ और उस साइड रहमान सर सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. तो एंड he was also very patient. Okay, nice, next. Then I sang the song. Next. So I sang 3 songs. So then he's like, okay, I'm working on the background music of Kisna. Would you like to sing for the chorus? Yes, I would love to sing for the chorus. तो कुछ सरगम थी, बड़े सारे पार्ट्स थे. सो आई became a part of the chorus. 4 लोग थे, तो वो मैंने वो भी गा दिया. और मैंने कहा अब तो दे दिया ऑडिशन, चलो कभी सर को याद आएगा तो बुलाएंगे. कट टू उसके कुछ ही 1-2 महीने बाद ही उनका कॉल आ गया कि कम टू रंजीत बरोट्स स्टूडियो, देयर इज़ समथिंग दैट आई वांट यू टू सिंग. तो it was for Rang De Basanti. So they wanted a voice, they wanted a prayer to be shot at the Golden Temple. So then he only asked me कि what is the prayer that you sing in the morning, क्या गाते होते हैं. तो मैं अपना होमवर्क सब करके गए थे. My mom had told me कि जपजी साहब सुबह उठ के तो मूल मंत्र गाते हैं, एक ओंकार सतनाम. तो मैं वो पूरा याद करके गई. मैं अपनी बुक भी साथ लेके गई थी कि सर को समझाऊंगी कैसे, उसकी ट्रांसलेशन भी साथ लेके गई थी. तो हम 8 बजे गए थे रात के एंड टाइम चल रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है, हम वेट करें. सुबह के 4 बजे सर मुझे कहते हैं ओके इट्स टाइम, गो सिंग द प्रेयर. एंड दैट इज एग्जैक्टली द टाइम व्हेन दैट प्रेयर इज सपोज्ड टू बी सung. कहते हैं अमृत वेले पाठ करना चाहिए. तो अमृत वेला ही था जब मैं स्टूडियो के अंदर गई. मैंने हेडफोन लगाए एंड ही इज़ लाइक जस्ट सिंग the prayer 2-3 times. Don't stop. Even if you make any mistake, you go wrong, don't worry. Keep singing. Just sing the whole thing 2-3 times. तो मैंने वो गा दिया. और जब मैं वो एक ओंकार गा रही थी उस टाइम सुबह 4 बजे, मुझे वाकई लग रहा था कि शायद रब मेरे साथ खड़े हैं. पर्सनली आके उन्होंने जैसे कि मुझे ब्लेसिंग्स दी हो कि दिस इज़ योर मोमेंट, जस्ट डू इट. बस वो एक रिकॉर्डिंग ऐसी थी जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती. आपको बताते हुए भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. और फिर मैं जब बाहर आई, ही वॉज वेरी हैप्पी. जब मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी ना तो मैं बड़ी पोलाइटली मैंने बोला सर कैन आई हैव सम रिवर्ब.
सडनली मैं देखो सब हंस रहे हैं स्टूडियो में, मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया, मैंने शायद ये ना लगे कि नई सिंगर है और मेरे ए आर रहमान को कह रही मुझे थोड़ा रिवर्ब दे दो, मतलब मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। बट देन दे वर लाफिंग कि सुबह के 4 बज रहे हैं, सर कहते मुझे लगा बोले कि कैन हैव सम कॉफ़ी, बेचारी रिवर्ब मांग रही है। सो उधर वो उनका जोक चल रहा था एंड बट हियर आई वॉज एन्जॉइंग माई मोमेंट। सो फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन द म्यूजिक रिलीज्ड आई वेंट टू दिस म्यूजिक शॉप, जो एक बुक शॉप भी होती थी सिनेमैक्स के ऊपर, तो वहाँ रंग दे बसंती की सीडी लैंडमार्क। हाँ, तो लैंडमार्क में मैं गई, मैं सीडी खरीदने गई और मैंने सीडी उठाई, मैंने पलटा, फर्स्ट ट्रैक एक ओंकार, लाइक कोई मैं गिरने वाली हूँ, कोई मुझे पकड़ ले। आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट दैट ट्रैक टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑडियो, द साउंड ट्रैक, फॉलोड बाय other tracks which had Lata ji, Daler Paji, all singers ने रंग दे बसंती में गाया है। Like ये क्या हो गया मेरे साथ? But despite that I was like very very humble. I was still in gratitude. कभी भी मुझे लगा कि ये सब ऊपर वाला ही तो दे रहा है, so I can take it away also anytime. So that's what has always kept me very very grounded. But एक ओंकार changed my life. मतलब मुझे बहुत सारे नॉन सिख लोगों के भी ईमेल आए हैं, फ़ोन आए हैं कि आपकी आवाज़ से इतना हमें सुकून मिलता है। मेरा बच्चा सो नहीं रहा होता तो मैं एक ओंकार प्ले करती हूँ, आपकी आवाज़ सुन के वो सो जाता है। या मेरे मदर डेथ बेड पर हैं, सॉरी आई एम चोकिंग एज आई से दिस, बट वो जाते जाते आपका एक ओंकार सुन के गए हैं। यू नो हाउ अ प्रेयर हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट टू पीपल्स लाइव्स। You know, there are people who said we don't understand the meaning, but listening to it just, you know, calms us so much. So इतना इम्पैक्ट होता है एक ट्रैक का आपकी लाइफ में। मुझे याद है उसके बाद ना फिर मेरा एक कॉन्सर्ट था कनाडा में और एक रेडियो इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू मुझसे पूछ रहा है आपने एक ओंकार गाया है, बहुत अच्छा, दिस मिक्का बाजी भी थे उस टूर पे, पता नहीं उनको याद होगा कि नहीं। तो मुझे देख ही जा रहे हैं, कहते हर्षदीप एक ओंकार का एक भी गाया होता ना मैं इतना शोर मचा रहा होता, और तू शोर ही नहीं मचा रही। तेरे को पता है तूने क्या गाया, इतनी बड़ी चीज़ है ये हमारे मतलब सिखिज़म में, हमारी गुरबाणी में, यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन। उस टाइम मुझे लगा अरे मतलब पर मैं तो ऐसी हूँ, मैं क्या शोर मचाऊँ, गा दिया अब तो। सो दैट सॉन्ग इज़ रियली, दैट प्रेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। अनदर रीज़न वाई आई वॉज देयर फॉर रणवीर एंड दीपिका's wedding in Lake Como. So Ranveer is a huge fan of this prayer and he messaged me saying that कि तेरी आवाज़ सुनता हूँ मैं उठते ही, और जब मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है मैं चाहता हूँ कि तू वहाँ बैठी हो, मैं लेक ओंकार गा रही हूँ। सो दैट वाज वन रीज़न आई वाज पार्ट ऑफ दैट। मतलब मेरी वाइफ की भी मॉर्निंग अलार्म धोने में तो रोज़ सुनता हूँ सुबह जब उठते हैं। यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ विराट एंड अनुष्का's wedding, correct? आई वाज पार्ट ऑफ देयर वेडिंग सॉन्ग, करेक्ट। आई सैंग द सॉन्ग पीर वितु, जो उनकी एनिवर्सरी पे रिलीज हुआ था। तो ये जब गाना आपने गाया था, कोई ऐसा ब्रीफ था आपके पास विराट अनुष्का का? कोई ब्रीफ यही था कि लव सॉन्ग है एंड जो इसके लिरिक्स हैं, दिस इज व्हाट अनुष्का एंड विराट फील फॉर ईच अदर, दैट यू नो दे सी गॉड इन ईच अदर। इसी को तो सूफी म्यूजिक में इश्क हकीकी कहते हैं ना, जब आप अपने बिलवड में रब को देखते हैं तो कहते बस यही फीलिंग चाहिए। विशाल पंजाबी वाज डायरेक्टिंग इट एंड अमर खंदा कंपोजर हैं जो, तो कहते बस ये इन वर्ड्स को आप फील करो और गा दो। सो आई सैंग पीर वितु एंड द सेम डे आई रिकॉर्डेड दिलबरो ऑल्सो, सेम डे। मतलब दोपहर को पीर वितु की रिकॉर्डिंग थी और शाम को शंकर जी ने दिलबरो गाने के लिए बुलाया था। तो पहली बात तो आपने जो पूरा एक्सपीरियंस बताया एक ओंकार का, जेन्युइनली सेइंग दैट हम बहुत दिन से बहुत सारे गेस्ट से बात कर रहे हैं, सब ये समझ में आया कि कोई अच्छा म्यूज़िक, अच्छा गाने की कोई परिभाषा नहीं होती। जो दिल को सुकून पहुंचाए, कनेक्ट करे, वो अच्छा गाना है। और वो एनर्जी सही होती है तभी वो एनर्जी कनेक्ट होती है। तो आई एम श्योर कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जैसे गाना रिकॉर्ड हुआ, जिस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ, वो एनर्जीज वैसे ट्रांसलेट हुई है। और इसीलिए ये गाना कोई फिल्म का गाना नहीं रह गया। ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक मेरे ख्याल से हमारे जाने के बाद भी चलेगा, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड टाइम्स वाला ट्रैक है। तो अब आपने दिलबरो का नाम लिया, दिलबरो भी एक ऐसा ही ट्रैक है।
तो उसकी भी अगर आप थोड़ी सी स्टोरी बताओगे तो बहुत मज़ा आएगा. You being a girl's dad would relate so much to that song. और आई थिंक वही प्यार कमाया है दिलबरों के ज़रिए, क्योंकि इसके लिए मुझे एक्चुअली बहुत सारे अवार्ड्स मिले. जी सिने अवार्ड, आईफा award अवार्ड, मिला. स्टार स्क्रीन अवार्ड्स. लेकिन रियल अवार्ड ये है जब मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं ये गाना सुनता हूँ मुझे मेरी बेटी याद आ जाती है, या मुझे मेरे पापा की याद आती है, या ये गाना सुन के मैं इतना रोती हूँ क्योंकि मेरे पापा अलग कंट्री में रहते हैं, मैं उन्हें मिल नहीं पा रही. मतलब ऐसे लोग अपनी स्टोरीज मुझसे फिर शेयर करते हैं. और आई थिंक इट्स द न्यू बिदाई सॉन्ग. पहले तो बस बाबुल की दुआएं लेती जा होता था, और अब ब्राइड्स दे वांट टू डू देयर बिदाई ऑन दिलबरो. एंड आई थिंक गुलजार साहब ने जो मैजिक किया है, एंड देन शंकर एहसान लॉयज कॉम्पोजिशन, आई थिंक वो सबका एक टीम एफर्ट है, तभी एक गाना बड़ा बनता है. हाउ इट इज़ पिक्चराइज्ड ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, एंड इट हैड आलिया भट्ट. सो बहुत सारे फैक्टर्स एक्चुअली काम करते हैं. अगर शायद ही किसी छोटी फिल्म में होता, मुझे लगता है कि शायद ही छुप जाता गाना. बट कहते हैं ना कि जब स्टार्स अलाइन होते हैं तो एक गाने को जो ड्यू होता है वो मिल जाता होता है. तो इसका एक्सपीरियंस ये है कि राइट आफ्टर आई फिनिश्ड रिकॉर्डिंग पीरवी तो आई वेंट टू पर्पल हेज जहाँ शंकर जी रिकॉर्ड करते हैं. एंड वहाँ पर मेघना जी थे एंड शंकर एहसान लॉय, दे वर देयर एंड दे वर जस्ट ब्रीफिंग मी. इट्स she's getting married, going to another country, but it was a story about a spy. So she's not just going, she doesn't know if she's going to come back or not. तो ये सब चीज़ें जहन में रखी जब मैं गा रही थी. और आई हैड द विजुअल्स ऑफ माई ओन बिदाई जब मेरी शादी हो रही थी और मैं जैसे गाड़ी में बैठ रही थी, तो आई री इमेजिन्ड दैट सीन एंड देन आई sang the song. And the way शंकर जी रिकॉर्ड is very beautiful. तो पहले वो एक एक लाइन करके, दो लाइन करके गवा लेते हैं, एंड देन ही सेड नाउ सिंग द होल सॉन्ग विदाउट एनी रीटेक. तो वो बहुत ही फिर नेचुरल एक साउंड आता है. एंड दैट इज़ माई मेमोरी ऑफ दिस सॉन्ग. आई लव्ड सिंगिंग इट. मतलब मुझे लग रहा था कि थैंक यू कि ये गाना मेरे हिस्से आया. देखो आप कितने फॉर्चुनेट हैं इस मामले में कि आपने जितने भी जो हिट गाने हम बोले वो सारे गाने अपने आप में लेजेंडरी गाने हैं. मतलब इट इज़ लाइक कि आपने 6 बार सेंचुरी मारी है बट 6 बार ट्रिपल सेंचुरी मारी है. तो वो इनफैक्ट हीर इज ऑल्सो अ सॉन्ग दैट हैज रीडिफाइंड द वे लव, इटर्नल लव. हाँ, इटर्नल लव इज देयर. कतिया करूँ जी. अगेन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग. आपने ना 20-22 साल की उम्र में बहुत कुछ बदलते देखा होगा कि एक दौर था जब बॉम्बे आना बहुत ज़रूरी था, राइट. फिल्मों में गाना होना बहुत ज़रूरी था. 90s में एक इंडी पॉप मूवमेंट आया था, लेकिन वो बाद में पायरेसी के साथ सीडीज आई. फिर बीच में किसी को नहीं पता था क्या होगा, पायरेसी इतनी थी. फिर बाद में स्ट्रीमिंग कंपनी आई, यूट्यूब आया. आपने ये सारा दौर देखा. अब इंडिपेंडेंट म्यूजिक वापस, फिल्म भी जितना बड़ा है नॉन फिल्म भी उतना ही बड़ा है. तो आपका इंडिपेंडेंट म्यूजिक को लेके कोई प्लान है या कोई पर्सपेक्टिव है, या आप फिल्मों में ही ज़्यादा फोकस करना चाहती हो? आई एक्चुअली स्टार्टेड विद नॉन फिल्म ओनली. तो जो मेरा फर्स्ट गाना रिलीज हुआ वॉज अ नॉन फिल्म सॉन्ग. इट वॉज विद अ पॉपुलर पंजाबी सिंगर पम्मी बाई जी. उनका वो इट वॉज अ प्रॉपर भंगड़ा ट्रैक डुएट गाना था वो, और वो बहुत हिट हुआ था गाना. और तब मैं स्कूल में थी. सो मनकीत और मैं सेम स्कूल में हैं. फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक हम एक ही क्लास में थे. तो लाइक नाउ ही टेल्स मी कि हम तो उस टाइम इतने हैरान होते थे, यार स्कूल में है, हमें अभी पता नहीं लाइफ में क्या करना है, और तेरे गाने आ रहे हैं. मतलब पंजाबी ट्रैक आया है, फिल्मों में गाने आ रहे हैं. सो मतलब मुझे लगता है कि शुरू से ही आई न्यू व्हाट आई वांटेड. सो आई स्टार्टेड ओनली विद नॉन फिल्म म्यूजिक, एंड देन दिस टीवी शो दैट आई वन, इट वॉज कॉल्ड MTV वीडियो गागा कॉन्टेस्ट. तो वो एक्चुअली टीवी में ऐड आती थी, सेंड योर कैसेट्स, रिकॉर्ड योर वॉइस, एंड देन इफ यू लाइक योर वॉइस विल कॉल यू एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. देन आई वेंट एंड आई टुक पार्ट. आई वन दैट शो. जावेद अख्तर जी, उषा उत्तुप जी, दे वर द जजेस ऑफ दैट शो. एंड उसके बाद एज अ प्राइज आई गॉट अ डील विद HMV सारेगामा फॉर अ सोलो एल्बम. सो दैट एल्बम वॉज कॉल्ड रोमांटिका. तो वो मेरा प्राइज था. And a dinner with Ronan Keating, the lead singer of Boyzone.
तो दैट वाज माय फर्स्ट एवर एल्बम। तो नॉन फिल्म तो तब से चल ही रहा है, तो फिर वो सिंगल्स का दौर आ गया, तो हमने सिंगल्स भी बहुत किए हैं। और देन लॉट ऑफ यूट्यूब जब शुरू हो गया, आई डिड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स ऑन माय ओन चैनल। हमने अपने चैनल पे रिलीज़ किए बहुत सारे गाने, जैसे हमने एक फोक गाना किया था चंबा, सो आई रिकॉर्डेड इट, वी शॉट द वीडियो, यू नो, पुट इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जो आज भी बहुत वायरल हो रहा है। जब भी कोई हिमाचल प्रदेश या किसी पहाड़ों वाली जगह में जाता है तो रील में चंबा गाना लगा होता है। 2019 आई composed शबद That's one called of the prestigious सतगुरु projects. नानक आए ने। So many legendary musicians. 550th ईयर था गुरु नानक जी देव हाँ। जी की बर्थ एनिवर्सरी का, सो मतलब इट हैड टू बी समथिंग ह्यूज। सो आई वांटेड टू रिलीज अ शबद एंड देन मनकीत सजेस्टेड कि व्हाई डोंट यू नो वी हैव some more legendary singers to be a part of it, क्योंकि गुरु नानक देव जी का ऐसा आइकॉनिक एक हिस्टोरिक गुरपुरब है, ये दोबारा नहीं आएगा। इट हैज़ टू बी बिग एंड इट वेंट वायरल लाइक एनीथिंग, स्पेशली ऑन यू नो दैट ओकेजन, एंड एवरी ईयर ऑन गुरपुरब वो गाना वायरल होता है। सो वो आई थिंक अच्छी इंटेंशन से आप कुछ चीज़ करें ना तो वो हो जाती है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल दीज Congratulations. इतने सारे established legendary musicians को एक साथ लाना, जी। उनका गाना करना, शूट करना, it's a mammoth of a task. It's not easy. Congratulations that you could Thank you. do And it. I think वो thank you. कुछ एक था उसमें, एक ब्लेसिंग आ रही थी ऊपर से कि सब अपने आप होते जा रहा था बस। तो जैसा मैंने बीच में आपको बताया था मैनेजर्स की कंप्लेन थी, वैसा एक और कंप्लेन है। और इंडिया के सारे म्यूजिक लेबल्स भी धरना दे रहे हैं कि कहाँ लगे हैं धरने, मुझे जाके देखने हैं। कि आपने इतने लंबे करियर में किसी म्यूजिक लेबल के साथ कभी साइन नहीं किया, कोई स्पेसिफिक रीजन? हाँ, तो म्यूजिक कंपनी से इसलिए नहीं साइन किया क्योंकि जो मेरी फर्स्ट म्यूजिक एल्बम थी, द डील वाज ओनली लिमिटेड टू द एल्बम। वन एल्बम डील। हाँ, मतलब जब एल्बम आई, उसका काम हो रहा है, यू नो द सॉन्ग वाज बीइंग प्रमोटेड एंड व्हाटएवर, वीडियो का खर्चा, ऑडियो का खर्चा, वो सब चल रहा है। सो दैट डील वाज, दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज लिमिटेड टिल द टाइम यू नो द कंपनी वाज वर्किंग ऑन माय सॉन्ग, माय एल्बम एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद इट गॉट ओवर। तो दैट टाइम्स यू नो आई थिंक हैव चेंज्ड when I think the companies felt that you know they can put a lot of money on the artist's career, you know, promote the artist, and then you know even you know get a percentage from their live shows. So that is where you know they started signing artists for a very long period, like 5 years का contract है या 7 years का contract है। तो वो थोड़ा सा सुनने में unfair लगता है कि आप you know किसी के साथ ऐसे बंध जाओ, और if things are not working out, you know how will you come out of it? Times were changing and YouTube was Correct. you know coming in, and when you do your own music and you see the results coming in, you know your song should you know be with you. इसका copyright या इसका जो main master है वो आपके पास है, सारी rights आपके पास है, so you feel like a sense of ownership कि ये गाना किसी और का नहीं हो गया, ये मेरा ही है, मैंने गाया है, मैंने कंपोज किया है, मैंने इस पर खर्चा किया है, तो ये गाना मेरे पास ही है। तो एक वो एक इंडिपेंडेंस आ गई थी इन द ट्रू सेंस। So then we released only on our channel only. Even Sadhguru Nanak Aye ne, right before when we were about to release, we had a huge offer from a music label कि इतने सारे singers आ रहे हैं, you know, just why don't you give the song to us and we'll pay you this much. And then we are discussing कि नहीं यार, इस पे हमारी intention ही अलग है, सब लोग मेरे लिए आए हैं इसमें, और अगर मैं इसके लिए किसी कंपनी को चार्ज करूँगी, उनसे पैसे लूँगी, so that won't be fair. So I released it on my own channel because they came for me. But उसकी आप देख लो, उसकी शिद्दत इतनी थी कि वो इतना बड़ा बन गया। So मतलब we actually didn't थोड़ा सा ट्विस्ट get signed to anyone. थोड़ा सा ट्विस्ट करती है। ये तो हो गई पास्ट की बात। आज के दिन ना सीडीज बनानी नहीं पड़ती, सब डिजिटल हो गया। तो मेरे ख्याल से लेबल मैनेजमेंट, बिजनेस, ये थोड़ा ब्लर हो गया है सारा काम। अगर आज के दिन कोई लेबल आपको साइन करना चाहे, जैसे आपने एक बताया कि 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, कोई बात नहीं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉर एग्जाम्पल। एक बात है कि आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप चाहते हो कि उस लेबल डील में हो, जो आपको कंफर्टेबल करे, और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो उसमें नहीं हो? मैं इसका रीजन बताता हूँ, बिकॉज आई कीप मीटिंग बोथ द साइड्स। और ये
एक ऐसी चीज़ है कि आर्टिस्ट को भी एक ऐसी कंपनी चाहिए जिनके पास फाइनेंस हो, जिनके पास मार्केटिंग टूल हो, राइट जिनको वो अपना काम करना आता हो, रिसोर्सेज हो, और उन सब लोगों को भी टैलेंट चाहिए, क्योंकि टैलेंट के पास ये नहीं है, इसके पास टैलेंट नहीं है, दोनों की अपनी अपनी ज़रूरत है। और इंडिया में आज के दिन टॉप 10-15 लेबल के अलावा भी 100-150 लेबल हैं, बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि आपका परफेक्ट रिक्वायरमेंट का मैच कहीं हो। सो इफ वी पुट दिस इन द यूनिवर्स थ्रू द पॉडकास्ट, मे बी इट हैपेंस। तो आपको किस तरीके की आई थिंक एक आर्टिस्ट का काम क्या है कि वो अच्छा गाए, अच्छे गाने डिलीवर करे, और आई थिंक वो उसी में बेस्ट है. सो व्हाट अ म्यूजिक कंपनी शुड डू इज हाउ टू मेक दैट सॉन्ग रीच पीपल. आई थिंक यही चीज़ है जो शायद सिंगर्स या म्यूजिशियंस अपने दम पर उस लेवल का नहीं कर सकते जिस लेवल पे एक म्यूजिक कंपनी कर सकती है. एंड कीप देयर प्रोमिसेस. इफ दे प्रॉमिस अ सिंगर कि हम आपका गाना इतने लेवल पे प्रमोट करेंगे, इस पे इतना खर्चा करेंगे, तो वो एक्चुअली उन्हें करना चाहिए. एंड दे शुड अंडरस्टैंड द सिंगर्स या द आर्टिस्ट ऑडियंस ऑल्सो, और उन्हीं को वो अच्छे से केटर करे. बेसिकली वही है कि मतलब गाना पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब एक अच्छे गाने पे मेहनत होती है और वो पहुंचता नहीं है ना लोगों तक, तो तब बड़ा दुख होता है कि हमने तो बहुत अच्छा गाना बनाया था, लेकिन इसकी पब्लिसिटी नहीं हुई या लोग इसको सुन नहीं पाए, जहाँ पर ये गाना पहुंचना चाहिए था वहाँ पहुंचा नहीं, तो तब बड़ा दुख होता है कि ये गाना रह गया. तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट एन आर्टिस्ट वांट्स कि उनका गाना बस लोगों तक पहुंच जाए. बाकी उनको पसंद आए नहीं आए वो उनकी मर्जी है. तो जो भी प्रोबेबल लेबल आपको अप्रोच करना चाहता है, वो 3-4 चीज़ें हैं. पहली चीज़, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज़, आपकी मार्केटिंग और रीचेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. आपको आप हर्षदीप को समझें, उनकी ऑडियंस को समझें, उनके जॉनर को समझें, उनके स्टाइल ऑफ सिंगिंग को समझें. उस हिसाब से आपके पास प्रोजेक्ट और आपका विजन हो. अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, यू आर मोर देन इंटरेस्टेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. करेक्ट. एंड इफ दैट डील कम्स थ्रू, then music podcast gets 10% out of it. हाँ बिल्कुल, आप पूरा ले लो, गाना पहुंचना चाहिए लोगों तक. हर्षदीप, हम लोग ना अब एक हमारा सेगमेंट है आज द गेस्ट. हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था, तो कुछ मेरे भी सवाल और हैं और कुछ ऑडियंस के भी सवाल हैं, तो हम लेना चाहेंगे कि करके. तो पहला सवाल है कि हिमेश रेशमिया सर के साथ आपने कर्ज, लुट जाऊं और दिल ने ये ना जाना फ्रॉम रेड पर काम करने का एक्सपीरियंस शेयर करें. हिमेश रेशमिया जी, ही इज अ जीनियस एंड आई लव वर्किंग विद हिम बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए, और वो एक एक हरकत, एक एक वर्ड का फील खुद गा के बताते हैं. उनको गवाना आता है कि ये जो गाना मुझे ऐसे चाहिए तो मैं ऐसे ही गवाऊंगा. एंड आई लव हिज पैशन for the music he has. He doesn't care about what people say या उनके बारे में लोग क्या बोलते हैं, उनके स्टाइल के बारे में क्या बोलते हैं. He is so much in love with music और वो दिखता है जब वो काम करते हैं. True. So I have loved working with him. Fantastic. अगला है कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट Apart from being on the music podcast. वो तो देखो आज पूरा हो गया. So I remember when I had recorded जपजी साहब. So एक ओंकार is part of our गुरबाणी. एक जपजी साहब करके प्रेयर है, उसका 38 पौड़ीज होती है. So एक ओंकार is the first पौड़ी. It is the मूल मंत्र of our गुरबाणी. तो वो मैंने 38 पौड़ी सेम स्टाइल में रिकॉर्ड करी. सो आई रिलीज्ड जपजी साहब इन माई वॉइस, एंड वो एक ऐसी चीज़ है जो लोग सुबह उठते हैं, वो प्ले करते हैं और पूरी बाणी सुनते हैं, एंड आई गेट सो मेनी ब्लेसिंग्स फॉर दैट. तो हमारी गुरबाणी में ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारी बाणियाँ हैं. जैसे जपजी साहब है, वैसे चौपाई साहब है और आनंद साहिब है. तो ये अलग अलग बाणियाँ हैं हमारी गुरु ग्रंथ साहिब में. तो वो मैंने गाई है, चौपाई साहब, आनंद साहिब. ऐसे और भी हैं जैसे रहराज साहिब हैं और सुखमनी साहिब है. तो मेरा ये ड्रीम है कि मैं ये सब अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करूं. इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज एक तो बहुत बड़ी बड़ी बाणियाँ हैं और उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप कोई भी लफ्ज़ गलत ना प्रोनाउंस करें, बिकॉज इट वुड चेंज द मीनिंग.
एंड बहुत ही पाक चीज़ है, तो उसमें एरर की जगह नहीं है। तो ये एक पर्सनल मेरी इच्छा है कि मैं सारी बाणियाँ रिकॉर्ड करूँ। आई एम श्योर ये पूरी होगी और भगवान करे ये जल्दी पूरी हो। चलिए अगला सवाल है कि वो रिसेंटली मेरठ महोत्सव में परफॉर्म की थी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि फैंस काफ़ी मज़ा करते हुए दिखे सोशल मीडिया पे, और ये भी पूछना कि लाइव परफॉर्मेंस और रिकॉर्डिंग में क्या फ़र्क होता है, और अगर वो अपनी फेवरेट सॉन्ग शेयर कर सकें जो उन्होंने गाया हो और कुछ लाइन्स हमारे लिए गा के सुनाएं। तो 3 अलग-अलग सवाल है। पहला तो मेरठ महोत्सव का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत ही बढ़िया था। सो इट्स द फर्स्ट टाइम दैट दे वर डूइंग दिस महोत्सव, और इतनी कमाल की ऑडियंस थी, मतलब दे वर बीइंग सो थैंकफुल, मतलब वो इतना थैंक यू कर रहे थे कि आप आए हो हमारे शहर, आप गा रहे हो, अपना बैंड लेकर आए हो, हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हो। सो दे फेल्ट वेरी स्पेशल एंड यू कैन फील दैट वार्मथ, दैट लव व्हेन दे सिंग विद यू। आपकी आवाज़ से भी ऊँची उनकी आवाज़ आती है जब वो आपके गाने गाते हैं, तो बहुत प्यार मिला। आई रियली हैड अ लवली टाइम, बहुत मज़ा आया। वाह! दूसरा ये कि लाइव परफॉर्मेंस और रिकॉर्डिंग में क्या फ़र्क होता है? बहुत बेसिक सवाल है बट हाँ। नहीं, बेसिक है बट अच्छा सवाल है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, अगर कुछ गलती हो जाती है तो यू कैन डू अ रीटेक एंड गिव अनदर टेक टू इट। उसमें भी मज़ा आता है, लेकिन आई लव बीइंग इन द स्टूडियो बिकॉज आपको अपनी आवाज़ के साथ इतने एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिलता है। कोई लाइन को आप इस तरीके से भी गा सकते हैं, इसको ऐसे भी गा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग व्हेन यू फिनिश अ सॉन्ग एंड देन यू हियर इट, एंड तो एक लगता है कि एक नई चीज़ क्रिएट हुई है, तो वो एक क्रिएशन की फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है स्टूडियो में। बट यू कैन ऑलवेज डू अ रीटेक अगर कुछ एरर है तो। लेकिन लाइव परफॉर्मेंस में देयर इज़ नो रीटेक, जो एक बारी गा दिया वो गा दिया। एंड लाइव परफॉर्मेंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द सिंगिंग इज़ करेक्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट उसके अलावा भी आई थिंक हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ ऑन स्टेज, आपका स्टेज पर्सोना, आपकी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन कैसी है, और आप ऑडियंस के जहन में क्या इम्पैक्ट छोड़ के जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। एंड स्टैमिना बहुत चाहिए होता है। कई बार बहुत ठंड होती है, 1-1 डिग्री दिल्ली में कई बार इतनी कड़ाके की ठंड होती है, और वो माइक भी नहीं पकड़ा जाता, इतना ठंडा You होता have to है। sing for 2 hours, 3 एंड hours. यू हैव टू सिंग फॉर 2 आवर्स, और तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशनल चीज़ें भी हो जाती हैं। यू हैव टू हाउ वेल यू मैनेज द ऑडियंस, हाउ यू कंट्रोल द ऑडियंस, कि वो जो आप कह रहे हैं वो करे आपके साथ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका एक अलग True. एक्सपीरियंस है। सो फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ स्टैमिना, लॉट ऑफ क्या कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आपकी रिहर्सल्स आपके बैंड के साथ, तो वो सारी सुनाई देती है फिर कि कितनी मेहनत गई है। सॉन्ग सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हम ऑन द स्पॉट गाने चेंज भी करते हैं, कि लगता है कि अरे गाना ऑडियंस शायद उतना नहीं इन्जॉय कर रही, या ये वाली सिटी है, छोटी सिटी है, इधर वो वाला गाना चलेगा, यहाँ पर एक फोक गाना गा देते हैं, तो वो ऑन द स्पॉट चेंजेस भी करने पड़ जाते हैं। आई नेवर फॉलो अ बेसिक सेट लिस्ट, बट अगर लगे कि ऑडियंस ये गज़ल एंजॉय करे तो हम गज़ल गा लेते हैं। Correct. मतलब वी चेंज आवर सेट लिस्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट द ऑडियंस इज लाइकिंग। सो वो बहुत कुछ चल रहा होता है साथ साथ। इनका जो सवाल था कि आपका गाया हुआ फेवरेट गाना कौन सा है, मुझे पता है वो सवाल आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो थोड़ा चेंज करता हूँ। एक अंडररेटेड गाना है आपके हिसाब से, हाँ। बहुत गुजारिश का, चांद की कटोरी। कटोरी। उस गाने का जो भी लोग सुन रहे हैं, आपके फैंस हैं, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट सॉन्ग एंड व्हाई डू यू थिंक दैट सॉन्ग इज अंडररेटेड? आई थिंक भंसाली सर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको कंपोज किया था, और उसकी ना रिकॉर्डिंग से पहले ही कुछ 3-4 सिटिंग्स भी हुई थी। सो आई लव द वे हाउ भंसाली सर रिकॉर्ड्स। जैसे पुराने ज़माने में म्यूजिशियंस होते थे और सिंगर आता था, वो अपने इनपुट्स देते थे कि जो इसमें गाना है, ठंड वर्ड आ रहा है, तो लगना चाहिए कि आपको ठंड लग रही है, एक एक वर्ड पे इतनी मेहनत करना है। देन when he feels okay, the singer is ready, then you book a studio and record it in the studio. तो उस गाने का वो एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत था, और गाना बहुत ही प्यारा है। आप कभी सोने से पहले सुनना उसको हेडसेट्स लगाकर। हाँ जी, सुनूंगा। अगला सवाल है थोड़ा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। पेचीदा? नहीं, पेचीदा नहीं, इम्पोर्टेंट है। आप वोकल हेल्थ और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं जब आपको प्लेबैक सिंगिंग, लाइव परफॉर्मेंस या डिवोशनल रिकॉर्डिंग का डिमांड स्केड्यूल मैनेज करना पड़ता है?
सो वोकल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सिंगर्स एंड इवन फॉर पीपल हु स्पीक अ लॉट. जैसे आप बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ती है, तो वोकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक सिंगर्स फॉरगेट दैट उनका जो गला है वो उनका एक इंस्ट्रूमेंट है. हाउ वी टेक केयर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, तो सिमिलरली गला भी आपका इंस्ट्रूमेंट है. इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए एंड इसकी फाइन ट्यूनिंग करते रहना चाहिए. सो फर्स्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट पीपल थिंक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अ ट्रैवलिंग सिंगर जो बहुत शोज़ करते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं, स्लीप. नींद पूरी होना बहुत ही ज़रूरी है. सो बहुत सारे सिंगर्स ऐसा करते हैं, शो ख़त्म किया उसी टाइम सीधा एयरपोर्ट फ़्लाइट ले लिया. ट्रैवल कई बार छोटी छोटी सिटीज़ में होता है, तो बाय कार ट्रैवल कर लिया, पूरी रात सोए नहीं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है आपके गले के लिए. तो पूरी रात की स्लीप होना इज़ नींद वेरी बहुत ज़रूरी, resting is नेसेसरी important. फॉर वॉइस रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं. तो वॉइस रेस्ट बहुत ज़रूरी है. एंड अगेन चेंजिंग वेदर्स, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा गले को इफ़ेक्ट होता है. सबसे पहले सिंगर्स का गला क्योंकि सेंसिटिव होता है, वो एकदम से पकड़ा जाता है. तो हैव योर विटामिन सी लेवल्स हाई, तो उस तरह यू विल बी हैविंग स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, तो गला ख़राब होने के चांसेस कम हैं. देन वोकल एक्सरसाइजेस बिफोर यू गो ऑन स्टेज, यू गो फॉर अ रिकॉर्डिंग, तो वो एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़रूरी So है. drills and द लिप breathing. ड्रिल्स एंड इनफैक्ट रिसेंटली मैंने इसके बारे में पढ़ा, लाइक द लैरिंजल मसाज. अपने अपने गले की यहाँ से ये जो आपका वोकल, ये जो वॉइस बॉक्स है, इसकी धीरे धीरे मसाज करना इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. एंड क्योंकि सिंगिंग में सिर्फ वॉइस नहीं है ना, पूरा आपका फेस यूज़ हो रहा है. सो व्हेन यू आर सिंगिंग जस्ट यूज़ ऑल योर मसल्स, इन सबको मसाज करें. जॉ मसल्स को, ये नेक मसल्स को, इधर कॉलर बोन की मसल्स को, बैक की मसल्स को, पूरा स्ट्रेचिंग, पूरी बॉडी को भी आप स्ट्रेच करो. सो इट्स लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, उसको अच्छे से तैयार करें और फिर उसको यूज़ करें. एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आई थिंक वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो आप कोई भी आप एक एक्सरसाइज खोल के आप उसको साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अचार मत खाओ, खाओ तो ठंडा पानी मत पियो बाद में. मुझे एकदम से याद आ गया, फ्राइड चीज़ें मत खाओ. इफ़ यू हैविंग समथिंग फ्राइड, साथ में चाय ले लो या गर्म सूप ले लो. द कॉम्बिनेशन एक्चुअली गेट्स वेरी. और आजकल तो यूट्यूब चैट जीपीटी से बहुत इजी भी हो गया. सब कुछ और आपका रियाज का कोई स्पेसिफिक टेक्निक या शेड्यूल है? सो आई ट्राई कि जब मैं सुबह उठूँ तो गर्म पानी पी के देन आई स्टार्ट वोकलाइजिंग. तानपुरा ऑन करके सा लगाना बहुत ज़रूरी है. एंड यू कैन इवन स्टार्ट विद ओम. सो स्टार्टिंग विद हमिंग ओम सा, डूइंग योर लिप ड्रिल्स, तो सुबह एक गला आपका तैयार हो जाता है. देन मे बी यू कैन टेक अ बंदिश, कीप सिंगिंग द सेम लाइन अगेन एंड अगेन एंड सी यू नो हाउ मेनी स्टाइल्स यू कैन सिंग इट इन. एंड पलटे बहुत ही हेल्पफुल होते हैं फॉर योर ब्रेथ एंड एवरीथिंग. ओके, अगला सवाल है कि अब तक का आपका सबसे फेवरेट फैन मोमेंट क्या रहा है? सबसे फेवरेट, फैन मोमेंट. so I was about to perform on a concert, और मेरे परफॉर्मेंस से पहले ना some 7 to 8 girls came on stage, little girls, must be 10 to 12 years old, और सब ने पगड़ियाँ पहनी हुई थी. सब मेरी तरह ड्रेसअप होकर आई and they went on stage. They made a medley of all my hit songs, starting with Heer, Katya Karo, Dil Baro, and all these songs. So they dressed up as me, pagdi laga ke, brooch laga ke, same anarkali outfit पहन के, they sang my songs. And that just touched me so much. मतलब मेरे आंसू आ गए वो देख के कि ये what is this? ये कैसे हो रहा है सब? So it feels really happy, you know, when you inspire little girls, little children who want to be like you. So वो एक बड़ी अच्छी फीलिंग थी. वो मेरा एक बहुत ही प्यारा फैन मोमेंट था. ये कौन से शहर में था? एक्चुअली 2-3 बार ही हुआ है. रिसेंटली दिल्ली में हुआ था, इन गुड़गांव, और उसके बाद एक बारी मैंने उससे पहले एक बारी मैं एक सिंगापुर, एक स्कूल है
तो वहाँ पर आई हैड गॉन टू हैव अ डिस्कशन विद स्कूल चिल्ड्रन अबाउट म्यूजिक. तो वहाँ पर as a welcome they had prepared this, everybody dressed in turbans and singing my songs. So ऐसा भी है किया है लोगों ने 2-3 बारी, but it really touched my heart. ओके, मैं आपके साथ को सिंगर या म्यूजिक कंपोजर के रूप में कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. आप अपने गाने मुझे भेजो on my email ID, it's there on Instagram, and if I really like the tune, why not? Let's do it. काश ऐसा हो कि बहुत सारे गाने आए, उनमें से कुछ गाने आपको पसंद भी आए और वो प्रोजेक्ट्स हों भी. आप कितनी बार YouTube व्यूज और Spotify स्ट्रीम्स चेक करती हैं अपने गानों की? जब गाना रिलीज होता है ना उसके 1-2 दिन तक बस. और ये कितना इम्पोर्टेंट या रेलेवेंट आपको लगता है? आई हैव नेवर बिलीव्ड इन नंबर्स. मुझे याद है एक बारी मैं जावेद अख्तर जी के साथ आई वाज ऑन द सेम फ्लाइट एंड आई रियली लव जावेद साहब, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटी की तरह मानते हैं. तो हम फ्लाइट में बैठे थे और मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा जो आप मुझे पूछ रहे हो, कि मैंने कहा जावेद साहब आपको कैसा लगता है अभी आजकल यूट्यूब व्यूज़ के ऊपर लोग डिपेंड करते हैं कि गाना कितना हिट है, कितना बड़ा है, नंबर्स के पीछे भागते रहते हैं. तो हाउ डू यू फील? इमेजिन मी आस्किंग दिस टू जावेद साहब, एंड जावेद जी इन हिज वेरी जावेद जी स्टाइल सेड, कहते हैं तो वही बात हो गई, खुद पैर से धूल उड़ा और बोलो आंधी आ गई, आंधी आ गई, आंधी आ गई. So I was like, wow, this is the best way Actually, it's a very good observation. to answer this question. कि व्यूज की तो वही बात है कि खुद ही पैर से धूल उड़ाओ और बोल दो आंधी आ गई, आंधी आ गई. सो पहले खरीद लो फिर बोलो कितने हो गए. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. आई थिंक नोबडी कुड हैव गिवन अ बेटर आंसर देन जावेद साहब. मुझे जावेद साहब बहुत मिस कर रहे हैं. जावेद साहब बहुत जल्दी आपको पॉडकास्ट पे रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए, प्लीज उन्हें बुलाओ. मैं आई विल बी द फर्स्ट व्यूअर ऑफ दैट एपिसोड. आपकी ना करियर में, म्यूजिकल करियर में फिल्म म्यूजिक या कमर्शियल म्यूजिक जितना इम्पोर्टेंट है, डिवोशनल म्यूजिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, करेक्ट? इसको आप कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं अपने करियर का, आप खुद? बिल्कुल है. जैसे कि मैंने आपको अपना पर्सनल बताया ना कि ये मेरा ड्रीम है कि मैं गुरबानी गाऊं. तो सिर्फ गुरबानी नहीं, मैं बल्कि बाकी धर्मों के जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं मैं वो भी गाना चाहती हूँ. आई वुड लव टू सिंग हनुमान चालीसा और कोई कलाम भी मैं गाना चाहूँगी. तो आई लव डूइंग डिवोशनल म्यूज़िक बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहने वाली है, और उसके लिए ना भले आपको नंबर्स ना मिले, उसकी वजह से आपको शोज ना मिले, लेकिन दुआएं बहुत मिलती हैं. नंबर्स तो मिलते हैं. देखो मैं जस्ट तो कह कि इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा गाना यूट्यूब पे हनुमान चालीसा है, हरिवंश साहब का, और मेरे ख्याल से 2 या 3 बिलियन व्यूज उसके हो चुके हैं. और हर रोज कुछ 1.5 से 2 मिलियन लोग उसको सुनते हैं हर रोज. आई थिंक इट्स द पावर ऑफ दैट प्रेयर. जिसने वो रिलीज किया होगा इस इंटेंशन से नहीं किया होगा कि मुझे इसके बहुत सारे व्यूज मिलेंगे, उस इंटेंशन से नहीं किया होगा. और बहुत ज़्यादा लोग ये जानते नहीं हैं कि आप वेस्टर्न क्लासिकल सिंगिंग में भी ट्रेंड है जी. तो ये ट्रेनिंग आपने कब ली थी और क्या बेनिफिट होते हैं अगर ऐसा करते हो तो? इंडियन क्लासिकल तो मैं सीख ही रही थी, साथ साथ मैंने वेस्टर्न क्लासिकल की भी ट्रेनिंग ली, एंड दैट रियली हेल्प मी अ लॉट. और उसमें भी तलफ़ुज़ थोड़ा अलग होगा, हाउ यू अप्रोच अ सॉन्ग विच हैज़ अ वेस्टर्न इंक्लिनेशन, वो कैसा होगा. एंड पर वो मेरी इंडियन सिंगिंग में भी मुझे काफ़ी हेल्प करने लग गया. जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ हेड वॉइस, फॉल्सेटो वॉइस, ये वेस्टर्न क्लासिकल से आता है. इंडियन सिंगिंग इज़ मोस्टली योर रियल वॉइस. कई सुर हैं जो मेरी रेंज से बाहर हैं, जो मैं शायद फुल थ्रोटेड नहीं गाऊंगी, लेकिन मैं हेड वॉइस में गा सकती हूँ क्योंकि मुझे वो टेक्निक आती है. दैट रियली हेल्प मी. जैसे अब हीर वाला गाना ले लो, उसमें अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा अरे बड़ा हाई गा रही है ये तो, लेकिन दैट इज़ एक्चुअली द हेड वॉइस दैट आई यूज्ड. लाइक इन हीर, ले जाए मिर्ज़ा कोई, ले जाए मिर्ज़ा कोई, ले जाए मिर्ज़ा कोई,
ये जो कोई, ये मैंने फिर अपनी हेड वॉइस यूज करी थी. So my Western classical teacher, Mr. Alfred D'Souza, he's in Bombay only. So he used to tell me कि मैंने कहा मैं कैसे करूँ हेड वॉइस जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता आपको हेड वॉइस का. So he used to tell me stand, pick up a strand of your hair and just pull it and feel it. So you'll find YouTube videos of this. But just take the syllable ng, E-N-G, and try pulling your hair. And try and feel the reverberation in your head. मैं उन्हीं की लैंग्वेज बोल रही हूँ क्योंकि वैसे सिखाते थे. So if I have to sing this note. So it gives a very rounded voice. So it's not coming from your throat, it's coming from your हेड. So that is head voice. वाओ. तो वो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि जब आप रियल वॉइस से हेड वॉइस में जाओ और हेड वॉइस से वापस रियल में आओ तो किसी को पता ना लगे. इट शुड बी वेरी लाइक फ्लॉलेस. स्मूथ. करेक्ट. टू मेक इट स्मूथ यू हैव टू लाइक कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन. ओके. तो एक रिक्वेस्ट है क्योंकि हमारा पॉडकास्ट का ना एक मकसद भी था बहुत ज़रूरी कि आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत लोग इम्पोर्टेंट होते हैं. बिल्कुल. और जितना सामने आर्टिस्ट इम्पोर्टेंट था उससे पीछे के लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है. आपके करियर में जैसा हमने शुरुआत में बात की कि पापा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और अभी हस्बैंड मनकीत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो हम अगला जो सेक्शन है हमारा आखिरी सेक्शन हम चाहेंगे कि हम उनको भी इनवाइट करें. बिल्कुल. तो सब हम बुलाते हैं हर्षदीप के हस्बैंड, उनके लाइफ पार्टनर, उनके बिजनेस पार्टनर, उनके मैनेजर मनकीत सिंह को. सो मनकीत को आज हम प्रॉब्लम में डाल रहे हैं क्योंकि उनको भी ये पता नहीं था कि वो आज आने वाले हैं. हर्षदीप को भी पता नहीं था और मेरे को बहुत मजा आता है ये सब करके. मनकीत, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट. थैंक यू. आपका ये पहला इंटरव्यू है. मैं सबको ना कर चुका हूँ जितनी बार भी पहले इंटरव्यूअर्स होते हैं पॉडकास्ट, बट आपने मेरे को ऑप्शन ही नहीं दी ना और मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता. मैंने पेमेंट भी सही दी ना. वो बात है, वो मेन रीजन वो है. तो मनकीत मतलब पहला सवाल, हर्षदीप एज एन आर्टिस्ट, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, चारों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है और चारों का अलग अलग डेफिनेशन अगर आप थोड़ा सा बता सको. बहुत डिफरेंट है चारों. आर्टिस्ट जब ये होती है शी इज अ डिफरेंट पर्सन ऑन स्टेज. रियल लाइफ में शी इज नॉट लाइक दैट. आर्टिस्ट व्हेन शी इज ऑन स्टेज शी इज ऑन फायर आई वुड से. मतलब द कॉन्फिडेंस लेवल एंड द वे शी इंटरेक्ट्स विद द ऑडियंस, जितनी बात करती है, और प्लस आई थिंक विद हर अटायर, विद हर लुक, उसको एक वो अलग पर्सनैलिटी आ जाती है. बट यूजुअली व्हेन शी इज ऑफ स्टेज शी इज वेरी काम पर्सन. एज अ वाइफ उतनी काम नहीं है बट एज अ मदर, एज अ डॉटर शी इज वेरी काम, वेरी कंपोज्ड. और एंड कभी उतनी जल्दी एक्साइटेड नहीं होती, इतना ऐसे कोई मतलब ऑलवेज रिमेन्स वेरी ग्राउंडेड. अपनी हर चीज़ नॉर्मली लाइफ में रहती है, ओवर एक्साइटेड नहीं होती है जैसे हम लोग होते हैं. मैं तो बहुत हो जाता हूँ, ये नहीं होती है. एज अ मदर आई वुड से विद हर स्केड्यूल, विद हर ट्रैवल, शी एंश्योर्स कि हुनर को जितना ये टाइम देती है ना, मैं उसको कई बार कहता हूँ यार अभी छोड़ दे, ये काम भी कर ले. मतलब उसको इतना देना अच्छा लगता है कि मैं क्या करूँ, जितना टाइम घर पे हैं अभी मेरे को उसके साथ ही रहना है. सो फॉर हर आई नो हर प्रायोरिटी. अभी मतलब ऐसा होता है कि हम दिल्ली में शो कर रहे हैं, सो वी फिनिश द शो, वी टेक अ 2:30 AM फ्लाइट बिकॉज शी वांट्स टू बी विद हुनर, कि सुबह वो उठे तो उसके साथ हो. दैट्स अ प्रायोरिटी नाउ. लाइक पॉडकास्ट के स्टार्ट में आई वाज हियरिंग शी वाज सेइंग स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं उसको कई बार काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, यार तू तो स्लीप का बोलती है, अभी तेरे को 2:30 बजे ही घर जाना है फिर. बट देन अंदर से मैं भी चाहता हूँ चीज़ कि यार वी शुड बी होम, यू नो, शो खत्म किया चलो घर चले. एज अ डॉटर व्हाट डू आई से, आई थिंक शी इज बीन हर पापाज गर्ल. यूजुअली डॉटर्स होती भी हैं बट ये वाली थोड़ी ज़्यादा है. उसकी बड़ी सिस्टर कई बार बोलती है पापा को कि अब इसको ज़्यादा वो करते हो, बट आई थिंक शी इज बीइंग द यंगेस्ट वन. So that is why she's very close to her parents, especially her dad, because they have traveled together for more than 15 years. तो वो उसके ट्रैवल पार्टनर थे. मेरे से ज़्यादा वो अपने पापा के साथ घूमी है. इतनी कंट्रीज इन्होंने ट्रैवल किए, इतने टूर किए. ए आर रहमान टूर, लाइक शी इज बीन विद हिम फॉर 40 days when they have been traveling. So पापा के साथ अलग बॉन्डिंग है, फादर डॉटर बॉन्डिंग इज डिफरेंट. ओके. एक तो आप ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ का आर्ग्यूमेंट भी होता है, डिबेट भी होता है,
तो उस टाइम जब बहुत होता है। मतलब एक्चुअली डिबेट और आर्गुमेंट ही होता है, उसके बीच बीच में थोड़ा सा प्यार होता है। बिल्कुल होता है। हाँ, तो जब वो होता है तो म्यूजिकल होता है या नॉर्मल जैसे बाकी लोगों के घर पे होता है? नहीं, जब हस्बैंड वाइफ का होता है तब म्यूजिकल बिल्कुल नहीं होता, तब इट्स लाइक अ नॉर्मल एनी अदर हाउस होल्ड। गाइज वेलकम बैक टू द मैरिज पॉडकास्ट। हाँ, और जैसे एक बहुत क्रिटिकल सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस विडंबना में, इस कंफ्यूजन में है कि हमारा जो ब्रदर या सिस्टर या मॉम या डैड या हस्बैंड या वाइफ, क्या हमारे लाइफ पार्टनर या जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमारे प्रोफेशनली हमारा काम कर सकते हैं या नहीं। बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। आप लोग दोनों ने बहुत ही कन्वीनियंटली और बहुत साल तक ये काम किया है। उसका एक तो सीक्रेट रेसिपी क्या है, दूसरी बात आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं जब काम करते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज़ इन अ शो एंड कोई आके आपसे बात कर रहा है रिक्वेस्ट करने के लिए, एट दैट टाइम यू आर समबडी हु इज रिप्रेजेंटिंग हर। जब कोई कॉन्वर्सेशन करना है, कमर्शियल की बात कर रहा है, एग्रीमेंट की बात कर रहा है, एट दैट टाइम शी कांट बी योर वाइफ, शी इज द आर्टिस्ट विच यू आर रिप्रेजेंटिंग। एंड ये आप कैसे स्विच करते हो, कैसे मैनेज करते हो, बिकॉज इट्स नॉट ईजी एट ऑल। First of all, I was not into this industry. In fact, it's been very recently, last 2 years, when I had quit my job. I was working with TCS. मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट आदमी था, मतलब मैं वहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहा था। एंड हर फादर वॉज मैनेजिंग हर वर्क। आई थिंक पापा इसके जब से इसने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया तब से ही मैनेज कर रहे थे। पोस्ट वी गॉट मैरिड, सो मेरे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आई लव म्यूजिक। सो वो कई चीज़ें मेरे से फिर ऐसे हम डिस्कशन करते थे, मतलब जैसे कुछ काम वही हैंडल कर रहे थे, बट देन ही स्टार्टेड डिस्कसिंग विद मी एंड उनको लगा कि यार इसका भी इंटरेस्ट है। फिर उन्होंने देखा एंड कि यार ही कैन ऑल्सो मैनेज, तो उन्होंने फिर वो थोड़ा थोड़ा काम मेरे को देना शुरू कर दिया। तो मैं साथ जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाल, तो साथ मैं लिटरली बेटा जी ले अपनी जिंदगी। सो मैं साथ अपने जॉब के थोड़ा मैंने पहले स्टार्ट किया। वाज लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट मैनेजर एज सच, और मैं इंडस्ट्री का एज सच नहीं था, बट नाउ आई वुड से आई एम अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री बिकॉज़ नाउ आई हैव बीन एंड ऑनेस्टली जैसे आप मुझे अभी रिसेंटली एक इवेंट पे मिले थे, तो मुझसे पहले उन्होंने पूछा कि मनकीत किधर है। सो आई थिंक मैं अभी सामने इसलिए तारीफ नहीं करी, बट ही हैज मेड दैट इम्पैक्ट। व्हेन आई मीट पीपल दे ऑलवेज आस्क अबाउट मनकीत। मतलब एज एन आर्टिस्ट आप आर्टिस्ट से इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बट पीपल ऑलवेज कम एंड टेल मी कि अरे यू नो योर हस्बैंड इज सो नाइस, एंड इसके सब इतने ज़्यादा दोस्त हैं, ही इज सो सोशल विद देम, एंड यू नो पीपल एंजॉय हिज कंपनी मोर देन मी नाउ। आई कैन, मैंने आपको बोला भी था कि फ्रेम कंप्लीट नहीं लग रहा, वो देखो फ्रेम की आदत पड़ गई है। नहीं, in fact, but genuinely see, I've managed a lot of artists. I'm being a part of the industry. Relatives are not taken very positively in general because there is always a hesitation. You don't give that hesitation. You have never. मैं आधे से ज़्यादा लोगों को, जब मेरे पास कोई क्वेरी आती है, जब मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को बताता नहीं कि आई एम हर हस्बैंड। इट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल वर्क थिंग विच यू नो she also, if she has to revert to a message, she would just say speak to Mr. Mankeet Singh at this number. So most of the people, जो कोई नए लोग हैं उनको शायद नहीं पता होता, वो जो मेरे से काम कर रहे हैं, कि आई एम हर हस्बैंड। ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री के लोग हैं जिनके साथ हम रेगुलर काम करते हैं उन सबको तो पता ही है। सो एंड बाद में हाँ, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम दे कम टू नो, अरे अच्छा ये तो वही सेम मनकीत है। इफ दे फॉलो her, then they see, oh, then they come to know, then they ask me कि अरे सर आप उनके हस्बैंड हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ हाँ मैं हूँ। सो आई अवॉइड दैट थिंग। एंड हम जब शो पे हैं, yes, it's a very different relationship. It's I would say almost an artist and a manager relationship, but मतलब काम then हमारा मोटिव एक है कि अच्छा शो या जो भी हम काम कर रहे हैं, that is our priority. So it's a very different relationship at that point of time. बीच में husband wife होता है तो so what happens is when he gives me the feedback of a particular performance, तो performance होती है तो पहले तो बहुत अच्छा शो था, वेरी गुड, मुझे पता है अभी अब क्रिटिसिज्म आने वाली है, तो तब थोड़ी सी वाइफ आ जाती है बीच में। तो मैंने कहा तू दे क्रिटिसिज्म थोड़ा प्यार से, पहले तारीफ कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इतने ज़्यादा एक कोई चीज़ आपके जहन में होती है, आपको होता है कि मैं फटाफट बता दूँ ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो और इसके शो में और इम्प्रूवमेंट आए। होती वो फ़ायदे के लिए, इट्स जस्ट हाउ यू से इट। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई मोस्टली क्यों होती है? जो टॉपिक होता है उसके बारे में नहीं होती, वो टॉपिक को कैसे कहा जा रहा है उसके बारे में वो लड़ाई बन जाती है, राइट? सो
वो आई थिंक हमारा एक चलता रहता है. सो आई सेड अब नाउ ही ऑलवेज आफ्टर अ शो व्हेन यू आर हाई ऑन म्यूजिक और आप बैठे हो गाड़ी में, देन इज लाइक बहुत अच्छा शो था, कमाल हो गया, आज तो Total मजा आ jackpot. गया, यू नो यू दिस सॉन्ग यू किल्ड इट, और ये वाला तो जो मोमेंट अब बहुत अच्छा था. थोड़ी देर बाद लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग इट. हाँ, लेकिन आगे से ना जब तो वो वाला गाना गाती है ना तो देन ही स्टार्ट्स गिविंग द फीडबैक. सो ना, बट आई लुक फॉरवर्ड टू दोज फीडबैक्स बिकॉज it is for the improvement of our performance, and you know he feels an equal part of the band, like all my band members, all technicians, they love him so much. मतलब वो भी वेट करते हैं कि आज की परफॉर्मेंस का इधर से अगर थम्स अप आएगा तो सब बड़े खुश होते हैं. दे ऑल लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम एंड यू नो टेकिंग हिज suggestions. So because he watches the concert as a fan also, as a lay person also, so then he tells me कि हम और कहाँ कहाँ improve कर सकते हैं. So वो बड़ा बड़ा मजा आता है. सी आप लोग अगर ये इतने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट. आई डोंट टेक दिस मतलब द स्मॉल थिंग. ऑनेस्टली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू डू इट कन्वीनियंटली. इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, फाइनेंस के स्टूडेंट भी रहे और फाइनेंस में काम भी किए, तो हु पेज हुम इस अरेंजमेंट में? मुझे एक्चुअली आई शुड पे हिम बिकॉज Honestly, she is one girl I've seen. मतलब होते हैं, मतलब लोगों को इसको ये भी नहीं पता इसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, इसके पास फोन में एप्स तो हैं. आई थिंक इसको आदों का शायद उनका पासवर्ड भी नहीं पता. शी इज लीस्ट बॉदर्ड. हर फोकस हैज ऑलवेज बीन ऑन हर आर्ट. आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू इट बिकॉज आप वही कहते हो ना कि एक आर्टिस्ट के लिए स्ट्रेस फ्री होना सबसे ज्यादा जरूरी है सुकून सबसे लाइफ में. ज़्यादा है. अगर आपके दिल में सुकून नहीं होगा, दिमाग में सुकून नहीं होगा, तो आप सुकून वाला म्यूजिक कैसे बनाओगे? अगर दिमाग में इतना शोर चल रहा होगा, नंबर चल रहे होंगे, मनी और इन सब की टेंशनें चल रही होंगी, तो फिर आप सुकून से गा ही नहीं सकते. तो हमने ना हर्षदीप से तो बहुत सारी कहानियां सुन ली, बट हर्षदीप तो स्टेज पे होती हैं, हर्षदीप तो रिकॉर्डिंग पे होती है. उनको तो वही कहानियां पता है जो वो देखती हैं, बट असली कहानियां तो पीछे से होती हैं. कोई भी इंटरेस्टिंग कहानी आपको याद आ रही? एक इंटरेस्टिंग अच्छी कहानी है कि एक बार हम लंदन में द बार्बिकन में एक कॉन्सर्ट था इसका. वेरी स्ट्रिक्ट वेन्यू. वहाँ पे जो स्टेज मैनेजर थी was a very strict lady, and so she was very strict, and she, while going for the technicals also, sound check also, she was just reminding us of the things to do. She gave us a list कि ये you have to follow these things. Musicians को भी ये सारे आपको ऐसे करनी है. प्रोटोकॉल होता है. प्रोटोकॉल. और बहुत strict. बहुत स्ट्रिक्ट थी. स्कूल लग रहा था कि स्कूल आ गए हम किसी. और मतलब she gave us a hard time to even do the sound check, to let the musician inside, and Even videography didn't let our videographer. yeah, so there was our videographer. She said, no, it's not allowed. You can't shoot anything. So she didn't allow our videographer to shoot. But वो अलग बात है, we are Indians and we manage some things. वो हम कर लेते हैं. But she was very strict. So वहाँ पे जब शो भी शुरू हुआ, she's performing and she was performing, I think, one of our memorable concerts. It was 2018. और शो खत्म हो रहा है, एंड इसको मैंने स्टेज से शो से पहले बहुत बार बताया कि यहाँ पे ना हम टाइम से ऊपर नहीं जा सकते, अदरवाइज देयर पेनल्टी इज सम, आई डोंट नो टाइम पे जितनी 10,000 पाउंड और समथिंग. प्रमोटर बेचारा लुट जाएगा. और प्रमोटर वाज बिहाइंड मी, प्लीज कि प्लीज यू कांट, आप 9:55 पे ही खत्म कर देना. बट ठीक है. सो आई वाज गिविंग हर इंस्ट्रक्शन इन हर एरियाज, और शो से पहले भी बताया था कि 9:55 10 बजे की लिमिट है, बट 9:55 पे खत्म कर देंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे. Telling her कि खत्म करना है, ये अपना स्टेज. और मैं I was telling her 10 minutes to go, 5 minutes to go, and she's performing. And at 9:55 when she ended, audience roar was like once more, and we said no, we can't do, and हम लोग नहीं कर रहे. That lady walked to me. Can you tell her to continue for 10 minutes? मैं बोला, are you sure? And I was surprised. Are you the same lady? कि जिसने हमारा दोपहर को साउंड चेक के टाइम और शो से पहले हमारा जीना आराम एक्चुअली किया हुआ था. She said, नहीं, please tell her. She sing for 10 minutes. So इसको भी जब मैंने in ears पे बोला, she was, are you sure? उसका भी होता. तो एक pause के बाद we started again. And the audience after that, वो एक audience को जब लगता है कि खत्म हो गया, पावर ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस. तो अब हम ना जनरली जब भी कोई गेस्ट आते हैं उनसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस और मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं. तो आप लोग दोनों के साथ में बात करते हैं. आपका भी हो सकता है, आपका आप लोग दोनों के साथ भी हो सकता है. अगर हम आंख बंद करके अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें
तो आपको पूरी ज़िंदगी में से कुछ कुछ मोमेंट्स याद आते हैं जो शायद उन मोमेंट्स की वजह से आप जो आज हो, इसलिए आप हो, वो कौन से मोमेंट्स हैं? क्योंकि हम दोनों यहाँ बैठे हैं और मैंने 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की जब आपने बोला ना लाइफ के मोमेंट्स इन रिगार्ड्स टू हिम, मुझे वो मोमेंट याद है जब हमारी शादी का दिन था। दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारे में हमारी शादी हुई है। तो हमारी 4 लावां होती हैं, तो जब चौथी लावां फिनिश होती है ना तो सब कंग्रेचुलेट करना शुरू हो जाते हैं, मुबारक जी, कंग्रेचुलेशंस, नाउ योर हस्बैंड एंड वाइफ। सब आके ब्लेसिंग्स दे रहे थे, सर पे हाथ रख रहे थे। उस टाइम मेरे गुरुजी श्री तेजपाल जी वो आए हमारे, हम ऐसे बैठे हैं हाथ जोड़ के भीड़ के आगे, पीछे से मेरे गुरुजी आए और इसके कंधे पे हाथ रख के बोला कि ध्यान रखिए ਇਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇਹਦਾ गाना नहीं छूटना चाहिए। बस इतनी सी बात बोली तो मैं रो पड़ी थी। एंड इवन ही वाज क्राइंग Yeah. कि हुण तेरी जिम्मेदारी है, एक कुड़ी दा गाना छुटना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखी तो। एंड आई वाज हाउलिंग। मतलब मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है ग्रो करते, उन्होंने मुझे सिखाया है, वो सिखाते थे ना मुझे, तब भी कहते थे कि तू दिल्ली मत रह, प्लीज़ गो टू बॉम्बे। जबकि बहुत सारे गुरुज होते हैं जो कहते नहीं तुम पहले इतने साल सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कहते नहीं, यू गो टू बॉम्बे, डोंट वेस्ट योर टाइम यार। इतना उन्होंने इनकरेज किया। और जिस दिन उन्होंने ये बात इसको बोली हमारी शादी वाले दिन, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट। एंड आई थिंक मनकीत हैज़ केप्ट हिज प्रॉमिस, और बहुत सीरियसली रखा है प्रॉमिस। सो दैट मोमेंट आई नेवर फॉरगेट। ये पॉडकास्ट देख के बहुत सारे हस्बैंड्स की बैंड बजने वाली है। क्या नहीं है? ओवर एक्सपेक्टेशन हो जानी है सबको। बट आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो, तो थोड़े से फाइनेंस रिलेटेड सवाल पूछते हैं। अगर स्कॉलर हैं, इनको स्कॉलरशिप भी मिली है, लाइक ऑन हिज अपने दम पर पढ़ाई करी है और फीस भी खुद ही करी है, बिकॉज ही गॉट सच गुड मार्क्स की फीस माफ हो गई थी। स्कॉलरशिप ही कहते हैं ना। Congratulations, this is really very good. It takes a lot of courage to do what you have done. कि TCS में जॉब करना लोगों की ड्रीम होती है। That's the biggest company by far. कि अगर मान लीजिए हर्षदीप कमर्शियली 100 रुपीज़ अर्न करती हैं इन टोटल, तो इन अ नटशेल आप का लाइव से कितना रेवेन्यू आता है, रिकॉर्डिंग से कितना आता है, रॉयल्टी से कितना आता है, और अदर सोर्सेज से कितना आता है? Live is 85 I would say. Royalty and recordings मिला के is 15. So live is the most important part. और live में भी private shows, corporate shows, ticketed shows, college shows, which is the biggest contributor? Corporate and weddings, revenue wise. Why I'm asking this, because a lot of people who are dreaming to be an artist and a lot of people who are not in India don't realize that the majority business of most musicians in India, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए जो रेवेन्यू है वो लाइव शोज है। और लाइव में भी कॉर्पोरेट और प्राइवेट इज द biggest and especially for singers, because they don't get much royalty because they are not they don't have the IP of the songs. Like the composer and lyricist get the main share. correct. And now Isamra se Now aapko Isamra say yes. Recently started. will Yeah. start getting share. But yes, that's a good initiative. Last year, I think they collected a huge chunk of money, which was a first step towards it. So I'm sure it will increase over the years. But in fact, 3 years back, there was no royalty for singers. Correct. Yeah. So अभी जैसे आप सबसे डील करते हो, और जब इतने लोगों से आप डील कर रहे हो, कभी लेबल से डील कर रहे हो, कभी पब्लिशर से डील कर रहे हो, कभी रॉयल्टी एजेंसी से, कोई इवेंट प्रमोटर से, आपको इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए या कर सकते हैं आपके हिसाब से? गुड क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दिस इज अ पॉडकास्ट जो हमारा मकसद है कि पूरी कम्युनिटी सुने, तो कभी कभी हम बात नहीं कर पाते हैं। इस माध्यम से ना वो बात पहुंच सकती है लोगों तक। दैट इज द पर्पस। So, event wise, जब हम if you talk about the biggest share which being event wise अगर हम बात करें तो events में तो on ground बहुत सारी चीजें हैं जो अभी I think हाल ही में हमने I think मोनाली ठाकुर raised an issue. She was performing in Varanasi, and on ground जो चीजें हैं that needs a lot of improvement for sure, because infrastructure wise कई बार हम ऐसी जगह पे perform करते हैं
स्टेज बहुत अनइवन होता है, दैट्स अ बेसिक थिंग. मतलब व्हेन आई गो ऑन स्टेज बिफोर हर एंड फॉर द साउंड चेक, तो फर्स्ट थिंग आई चेक नाउ इज कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यार एक स्टेज तो सिंगर को इवन मिले ना, बिकॉज कई बार वो ऐसा होता है. एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑन ग्राउंड विच डेफिनेटली नीड्स इम्प्रूवमेंट. बट व्हेन वी आर वर्किंग विद इवेंट कंपनीज एंड ऑल जिनसे हम रेगुलरली काम करते हैं, आई डोंट थिंक सो उधर नाउ द कंफर्ट लेवल, बिकॉज वी बीन वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, दे नो द कंफर्ट लेवल, वी नो व्हाट हाउ दे आर डीलिंग विद, तो वो एक रैपो बनी हुई है. मेनली हमें जो एज एन इवेंट इंडस्ट्री व्हाट आई फील is and on ground चीजें जो should improve, definitely should improve. Like small details, like the stage being even, because like female artists they wear heels. तो कहीं अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो you can Washrooms. break your ankle. Washrooms. We've been having concerts at huge scale. Diljit Paji and Karan Audla, a lot of concerts are happening at massive scale now. But people are complaining there about the washrooms. People are complaining about the food cart system there. Like you have to buy a food card in a multiple of some amount and you have to pay through that only. So those are some things which definitely I'm sure a lot of event organizers are looking into it and make it more user. Now when the shift is coming, a lot of people are buying tickets, so even the experience should also come. Shouldn't be worse. और देखो एज अ मैनेजर जब भी आप काम करते हो आपका हमेशा एक आर्टिस्ट के लिए विजन होता है. ओके, इफ आई आस्क यू कि 2025 का हर्षदीप का विजन क्या है, क्या ऐसी चीजें जो आप हर्षदीप के लाइफ और करियर में होते हुए देखना चाहते हो? So 2025, two things we are working very clearly on. A is an content and songs. So we have a bank of songs जो हम ना कई बार रिलीज नहीं कर पाते कि नहीं यार अभी रुक जाते हैं या ये चलेगा नहीं चलेगा. एक फियर होता है कि यार मे बी अभी बाद में रिलीज करेंगे या लेवल को सुनाएंगे. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो कंटेंट इज वन थिंग विच वी आर वर्किंग ऑन कि देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट कमिंग, बी टिकेटेड शोज एंड कॉन्सर्ट्स. इवन इफ आई एम वर्किंग विद अ लॉट ऑफ प्रमोटर्स, यू नो कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर्स बहुत सारे रिस्क होते हैं शो, स्पेशली व्हेन यू गो आउट ऑफ कंट्री, देयर आर लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्वड इन इट. So I am even co-partnering with co-producing the shows with the promoters. I recently did one show in Indigo to UK tour. So I did a co-production. We co-produced the show so that at least promoter का भी risk cover हो जाए. You know, उनको भी पता है कि अच्छा, if I am confident that she will sell this many tickets, that gives the confidence to them as well. और उन लोग को भी पता है कि चलो at least if they are coming he is coming as a co-partner, तो they have that comfort zone. Then they can take that risk. So I want to give that comfort zone. And because I know it's her dream to do show के पहले आपने बात की थी बैठक, ticketed shows, concerts. That's what she loves to do. She loves to be on stage. She wants to go to different cities. She wants to have different audience. So I really want to do that. At least we go to at least few countries where we have not done some concerts. There are some countries where we have not done. So we are working on that. Those are the two things. I assure you कि ये podcast सुनने के बाद कुछ लोग तो ज़रूर आएंगे ये करने के लिए, क्योंकि बहुत बार there are a lot of people who wants to do it, but उनको ये पता नहीं होता कि शायद उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, या अप्रोच करें या नहीं करें. You know, आपने जैसे को प्रोडक्शन की बात की, I have met hundreds of promoters who've been telling us that listen यार we want to do co-production with Indian artists, which makes business and commercial sense as well. So which is a great thing. Okay, हम लोग आखिरी पड़ाव पे अभी चलते हैं. आपको तो लोग सुनते ही हैं जी. आप किनको सुनते हैं? The first name that comes to my mind is जगजीत सिंह जी, क्योंकि उनकी जो सिंगिंग है या उनका जो रेpertoire है, इट्स लाइक अ ग्रंथ. देन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, फॉर द मैजिक दैट ही हैज़ इन हिज परफॉर्मेंसेस. रेशमा जी, फॉर द फील शी हैज़ इन हर वॉइस. उससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ कि कितना दर्द है इनकी आवाज़ में. इन द न्यू एज, अरिजीत सिंह, ही इज़ अ लेजेंड. आई रिमेंबर जब उनका वो गाना आया था दुआ, जो भेजी थी दुआ. Correct. So not everybody knew Arijit, but I knew him personally because I used to meet him at Pritam Dada's studio. In fact, not many people know, but he was the one who actually recorded Banno Re Banno. He was on the console recording me. He was guiding me. Correct. इसको ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो. So he recorded me in Kabira. So I used to meet him there and he was always so dedicated and बहुत ही कम बातचीत करते थे, but always about music. And I love listening to a lot of Coke Studio songs. I listen to a lot of songs by Ali Sethi. कुछ है उसकी गायकी में ना, especially lockdown के time he was doing a lot of Instagram lives and ऐसा लग रहा था कि वो सबको
सबका स्ट्रेस खत्म करने के लिए वो बस एक थोड़ा छोटा सा गाना कीबोर्ड लेके मिडी वाला यूज्ड टू सिंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स. सो कुछ है उसमें बात कि ही इज नॉट फॉलोइंग एनीवन, ही इज जस्ट डूइंग व्हाट ही लाइक्स डूइंग, और वो सुनाई देता है उनकी सिंगिंग में. इट्स लाइक समबडी विस्परिंग इन योर ईयर्स, आपके लिए पर्सनली गाना गा रहा है. तो आई लाइक दैट क्वालिटी इन हिम. एंड या सो आई बहुत मिक्स सी प्लेलिस्ट कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिनके साथ काम करने का बहुत मन है अभी तक आपने नहीं किया? इफ वी टॉक अबाउट म्यूजिक डायरेक्टर्स, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ काम कर लिया. आई एम वेरी लकी दैट आई हैव वर्कड विद ऑल ऑफ देम. बट आई वुड लव टू वर्क विद द न्यू एज कंपोजर्स जो आजकल बहुत अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं. A lot of people from Punjab. I see very young composers. They're composing very good songs. I think Honey Bunny hai, there's Sagar, Avisra. बड़े अच्छे अच्छे composers हैं, you know. Jani's team, Jani himself. सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. They're very good composers. So I would love to work with them. आपसे एक सवाल है इसके बीच में कि जनरली वो तो हमने देखा है कि एक लड़का आर्टिस्ट होता है और वाइफ जब जाती है और वो फीमेल फैंस आती है तो हाउ डज शी हैंडल दैट. यहाँ पे रिवर्स केस है तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ फील नहीं होता होगा. हाउ डू यू हैंडल दैट फीलिंग जब कोई बहुत सारे मेल फैंस आते हैं और पसंद करते हैं, आई लव यू बोलते हैं और चिल्लाते हैं? आई थिंक वी आर मैच्योर्ड इनफ. 10 साल हो गए शादी को. सो शुरू में होता ऐसा नहीं, मतलब आई नो कि फैंस होंगे, फैंस प्यार नहीं करेंगे तो उसके बिना फिर खुशी होती है एक्चुअली. बट वो आई लव यू वो पता है ना कौन से वाला, वो द रिस्पेक्ट बहुत करते हैं वो एक्चुअली. वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दैट आल्सो. अब डिफिकल्ट सवाल पूछता हूँ. अरे कि ऐसी एक चीज जो आप हर्षदीप में बदलना चाहोगे? एक से शुरुआत करते हैं, ज्यादा भी बोल नहीं. ज्यादा भी हो सकता है. अच्छा क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? 100%. वो तो आपका फेवरेट म्यूजिक पॉडकास्ट एपिसोड अभी तक का कौन सा है? मेरे एक्चुअली बहुत सारे हैं. नहीं ये आंसर नहीं चाहिए. सच नेम 3. ऑनेस्टली बताना बहुत मुश्किल है कि कौन से पॉडकास्ट अच्छे हैं क्योंकि मुझे 58 के 58 एपिसोड याद भी नहीं है. अभी जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं सबसे जो पॉपुलर आर्टिस्ट हैं उनको एक बार नहीं उनका नाम लेना चाहता क्योंकि वो तो अच्छे हैं ही. हाँ, अभी जो याद मुझे एग्जीक्यूटिव में विक्रम मेहरा बहुत पसंद आए थे. कुमार तुरानी बहुत पसंद आया था पॉडकास्ट. मेरा अभी महेश काले जी का पॉडकास्ट किया रिसेंटली लास्ट वीक. दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट. मुस्तफ़ा गुलाम 4 हो गए. बड़े गुलाम मुस्तफ़ा खान का फैमिली के साथ हमने दैट वाज रियली इंसाइटफुल. आई रियली एंजॉय. हरिहरन सर के साथ पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया था. सनी के साथ पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया था बिकॉज सनी के साथ पॉडकास्ट लग ही नहीं रहा था. ऐसा लग रहा था कि हम मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं. एक्चुअली बहुत सारे पॉडकास्ट हैं. मैं एक्चुअली पॉडकास्ट जब करता हूँ मुझे हर पॉडकास्ट में इसलिए मज़ा आता है कि पॉडकास्ट के पहले की जो जर्नी वो जो 2 दिन होते हैं वो 2 दिन में एक रिसर्च टीम से रिसर्च आता है. फिर मैं बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करता हूँ. फिर मैं सोचता हूँ कि क्या पूछना चाहिए. वो जब आएंगे उन्होंने इतना इंटरव्यू दिया है और इतने इंटरव्यू देने के बाद एक और इंटरव्यू तो बोरिंग ही होगा. उनको तो क्या ही मजा आएगा. क्या मैं कम से कम ऐसी 2 बातें कर सकता हूँ जो उनको लगे कि हाँ ये वाला सवाल मेरे को सुन के अच्छा लगा. और जब मैं टाइम बिताता हूँ उस इंसान के ऊपर और जब वो 2-3 घंटे 4 घंटे की शूटिंग होती है, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग फॉर मी बिकॉज आई लव टू टॉक. मुझे बात करना, कहानियाँ सुनना, लोगों के बारे में जानना, दैट्स माई लाइक फेटिश. मैं आई लिव फॉर दैट. मेरे को बहुत एंड इट शोज. आई एंजॉय द मोस्ट. हाँ, क्या चेंज करना है उसमें? अरे मैं तो सोचा भूल गए सब वो क्वेश्चन. और कुछ क्वेश्चन पूछे थे. 3 क्वेश्चन पूछे थे भैया. 3 क्वेश्चन पूछने हैं. कितने क्वेश्चन? You are You're saying. dodging your own question. I'm buying time. नहीं, डोंट वरी. बस दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे आर्टिस्ट मैनेजर्स को? आर्टिस्ट योर एक्सपीरियंस एंड आर्टिस्ट मैनेजर्स को मैंने भी जुगाड़ से ही सीखा है आर्टिस्ट मैनेजमेंट. मुझे लगता है कि हम तो आर्टिस्ट मैनेजर थे ही नहीं. आर्टिस्ट मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बेसिकली शुरू होता है इंटेंट से कि क्या आप अपने आर्टिस्ट से प्यार करते हो या नहीं. क्या आपको अपने आर्टिस्ट के टैलेंट पे भरोसा है कि नहीं.
और क्या आपके अंदर वो जुनून या पागलपन है कि आप उस टैलेंट को आगे ले जाने के लिए मेहनत कर सकते हो? इसके अलावा कोई सवाल ज़रूरी नहीं होता। अगर इन सब सवाल का जवाब हाँ है, तो आप अपने आप रास्ता ढूँढ लोगे। वाह। आपको सीखना है सीख लोगे, किसी से मिलना है मिल लोगे, किसी को फ़ोन करना है कर लोगे, किसी ने बेइज़्ज़ती की सहन कर लोगे, किसी ने कुछ भी किया सहन कर लोगे। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है, ये वाला पार्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हाँ, क्या बदलना चाहेंगे आप? विल नॉट फॉरगेट। सीरियसली मेरे को कुछ नहीं याद आ रहा। मतलब मैं परफेक्ट मतलब हूँ। कुछ नहीं बदलना चाहती मुझे। श्योर? आप क्या बदलना मुझे चाहेंगे? लगता है कि इनमें हाँ। नहीं, वो मैं कैमरे में नहीं बताऊंगी। आई थिंक व्हाट ही इज नॉट टेलिंग बट ही टेल्स मी ऑफ स्क्रीन कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए। बट इन अ वे इट इज फाइन ऑल्सो, लाइक ही टेल्स मी कि कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू दे रहे हैं हम, या कहीं अपने बारे में कुछ बात हो रही है, कुछ न्यूज़ में कुछ कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, सो मैं बहुत ही टू द पॉइंट बताती हूँ, आई नेवर एग्जैजरेट। और सो ही इज लाइक नहीं, यू शुड टॉक अबाउट योरसेल्फ एंड लाइक मेरे को कई बार लगता है कि मसाला लगा लॉट के मोर, बट आजकल then वो she talks. पैकेजिंग, लोग पैकेजिंग बहुत कम करते हैं ना। लोगों ने इतनी चीज की होती है बट द पैकेजिंग इज दिस मच। शी इज नॉट गुड एट दैट। मैं मतलब जो Because हूँ वो वो उसका नेचर है एंड आई एम आई एम फाइन लाइक विद दैट। इट। ऐसा मेरे से नहीं होता, जो है वो है, मतलब माय वर्क She is very real. माय वर्क And- शुड स्पीक And I think even her social media would reflect that. मतलब वो बहुत सारे लोगों का पर्सनल लाइफ वो इन पर्सन विल बी डिफरेंट, कुड बी डिफरेंट, एंड मे बी फॉर अ सोशल मीडिया देयर आर डिफरेंट पर्सन है। बट आई एम नॉट लाइक दैट, मतलब मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। तो जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करता हूँ। सबसे पहली बात तो कि थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू। थैंक यू अग्री करने के लिए आप आए। और थैंक यू मेरे लिए बिना बताए मेरे को आपने मतलब ऐसे बुला लिया और ऑप्शन भी नहीं दी, बट पॉडकास्ट तो बहाना है, ऐसे ही टाइम बिताना है। सो मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला। पहली बात, आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ योर द वे यू कंडक्टेड योर सेल्फ। जो सुकून और ठहराव से आप बात कर रहे थे, जिस ऑनेस्टी और डिटेल में आपने चीज़ें शेयर की है, आप लोग दोनों का ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जिसमें राइट बैलेंस है प्रोफेशनलिज्म और इसका, और ये चल रहा है, इट्स एन इनक्रेडिबल थैंक यू। थिंग। आपने जो बैठक के बारे में बात की, जो आप कॉन्सर्ट करना चाहते हैं, हमने म्यूज़िक लेबल के बारे में बात की, आपने रियाज और टेक्निक्स के बारे में बात की। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री में आने वाले लोगों के लिए, सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जाते जाते मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि मुझे पता है कि कतिया करूँ गाने की पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो कहानी अगर आप प्लीज़ बताएं तो बड़ा मज़ा आएगा। सो क्या करूँ, उन दिनों आई वॉज टूरिंग विद रहमान सर फॉर द जर्नी होम वर्ल्ड टूर। इट स्टार्टेड इन 2010 and the whole of US, Canada, South Africa, UAE, Malaysia, Singapore. We were touring the world. It was Rahman Sir's world tour and I was a part of it. तो उनकी रिहर्सल्स वगैरह चल रही थी उन दिनों, एंड देन वन डे आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम सर्स ऑफिस कि कैन यू कम टू द स्टूडियो, ही वांट्स टू मीट यू फॉर अ सॉन्ग। मैं कहा शायद शो के गाने की कोई रिहर्सल होगी या कुछ होगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे वो एक नए सॉन्ग के रिकॉर्डिंग के लिए बुला रहे हैं। सो आई वेंट टू द स्टूडियो एंड ही सेड या देयर इज सम सॉन्ग ही वांट्स यू टू सिंग, जो उनकी टीम में थे। सो जस्ट गिव मी अ पेपर। तो पेपर मैंने देखा, उस पर लिखा हुआ है कत्या करूँ तेरा रूम, मैं सारी राती कत्या करूँ, किसे दी मोटर किसे दी गड्डी, मेरी मरुती तू, मैं सारी राती कत्या करूँ। इट्स एन ओल्ड पंजाबी folk song. Then Rahman sir came and said, so let's record. It's a song for Rockstar. I said, what? मतलब मैं एक्चुअली बिलीव नहीं कर पा रही कि मैंने वो हाथ में पकड़ा हुआ पेपर जिसके लिए मैंने इतना जोर से मैनिफेस्ट किया था। एंड द सॉन्ग वॉज कंपोज्ड राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी। तो सर बैठ गए अपने स्टूडियो में विद हिज कीबोर्ड एंड he put on a ढोल का ग्रूव, जो गाने का ग्रूव है, he started composing
अपना लाला लाला में गा रहे थे एंड तो said show me the lyrics कहते हैं so he just randomly मेरे सामने गाना कंपोज हो रहा है and then I sang it. It was not an easy composition to sing, but then I just sang it. And then जो अंतरा है वो मैं चेन्नई गई रिकॉर्ड करने के लिए एंड देयर ऑल्सो मूर्ति सर है जो वहाँ पर होते हैं वो रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैं परफेक्शन के चक्कर में मैं गाई जा रही हूँ बट वो बात नहीं आ रही थी बिकॉज रहमान सर वॉज बिजी ही वॉज डूइंग समथिंग एल्स देन आफ्टर 2 hours he came. Yes, have you finished the song? I said, no, we're still singing. Okay, play. No, okay, let's start again. So he's like very fast. He doesn't give you time to think. तो सिंगर का क्या होता है मोस्टली हमें होता है कि हम परफेक्ट टेक दे दे एक और टेक और अच्छा आ जाएगा नहीं एक और इसे एक वर्ड और अच्छा हो जाएगा तो उस चक्कर में क्या होता है कि फील निकल जाती है बट व्हेन रहमान सर रिकॉर्ड्स यू उनको होता है कि फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोड़ा बहुत एरर हुआ वो ठीक हो जाएगा सो ही डजंट लेट यू टाइम टू थिंक वेरी नाइस नेक्स्ट लाइन हाँ वेरी गुड नेक्स्ट लाइन तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करते हैं तो जब फाइनली सर आए अंतरा की रिकॉर्डिंग के लिए सेड ओके लेट्स रिकॉर्ड और उन्होंने अपने स्टाइल में रिकॉर्ड करवाया विद इन 20 minutes द होल सॉन्ग वाज डन Wow. within 20 minutes. And later when the song released and I heard it, he kept every suggestion or everything that I said कि ये अच्छा लगेगा. और एक उसका लास्ट का पार्ट है मैं सारी रात कत्या करूं सारी रात कत्या करूं सारी रात कत्या करूं सारी रात कत्या करूं गाती जा रही हूँ वो एक्चुअली मेरा लालच था कि यार ये सर ने गाना दिया है मैं सब आई डोंट वांट इट टू स्टॉप सो आई केप्ट सिंगिंग एंड ही हैज केप्ट इट एज इट इज कुछ नहीं काटा सो इट इज एक्चुअली सब दिल से निकल रहा है उस गाने में एंड देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द सॉन्ग वाज प्लेइंग ऑन टीवी एवरीवेयर एंड इट वाज अ ह्यूज हिट सो मेरी लाइफ का सबसे पहला हिट सॉन्ग है तो ये उसकी स्टोरी है Wow. बहुत काश लंबी आपकी मैजिक पेंसिल काम करती रहे आप ऐसे ही नोट बनाते रहो और वो सच होते रहे यू नो मैजिक पेंसिल वाली बात भी मेरे गुरुजी ने कही थी कि मैंने कहा मेरा कल एग्ज़ाम है तो कहते अच्छा अपने उसमें से बैग से एक पेंसिल निकाली कहते ये पेंसिल ले ले इससे एग्ज़ाम दियो तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे लेकिन अगर आप चाहते हो ये पेंसिल वर्क करे ना तो उसके लिए सारा पढ़ाई करनी पड़ेगी सारे चैप्टर याद करने पड़ेंगे अगर वो नहीं करोगे ना तो ये पेंसिल वर्क नहीं करेगी एंड आई रोट द एग्जाम विद द सेम पेंसिल बट आई डिड माई हार्ड वर्क सो दैट वॉज हिज वे ऑफ टेलिंग मी कि करेक्ट हाँ पेंसिल तो है मैजिक पेंसिल लेकिन अगर तुम पढ़ के नहीं जाओगे तो वो पेंसिल काम नहीं करेगी सो वाह हार्ड वर्क कहाँ पर काम आए हमेशा काम आता है एक्चुअली बहुत मज़ा आया हर्षदीप बहुत मज़ा आया उनकी आपका तो सरप्राइज ही था तो कह रहा मैं तो तैयार भी नहीं होके आया आपको तो फ्लाइंग एग्जाम होते थे ना हमारे टाइम पे कि अचानक किसी दिन आ गया आज एग्जाम है वो वाला सीन हो गया बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट एंड आई रियली एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन आई एम श्योर जिनको भी जो भी सुनेंगे देखेंगे उनको भी मज़ा आएगा सो हर्षदीप मनकीत थैंक यू सो मच बहुत मज़ा आया मेरे को बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है आपके सुकून के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपने खुल के जवाब दिए आप आए आपने एक्सेप्ट किया और आपने भी खुल के बात की आपने रियाज की टेक्निक दी गाने की टेक्निक दी आपने बताया कि आप बैठक के शोज़ करना चाहती हो यंग कंपोजर्स के साथ आप काम करना चाहती हो आपने ओपन अप किया ऐसी बहुत सारी बातें जो भी पॉडकास्ट देखेंगे या सुनेंगे उनको फ़ायदा होगा आई होप आपको भी मज़ा आया होगा एंड थैंक यू सो मच मुझे बहुत मज़ा आया एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस म्यूज़िक पॉडकास्ट और ये हमेशा मुझे याद रहेगा आई थिंक आई रियली ओपनड अप while talking to you और मैंने बहुत इंटरव्यूज़ नहीं दिए हैं सो दिस विल बी अ वेरी 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 स्पेशल वन थैंक यू वाह सो आई थिंक इस म्यूज़िक पॉडकास्ट पे काफ़ी अलग अलग फील्ड्स के लोग आ चुके हैं म्यूज़िक के अंदर ही जैसे कि फ्रॉम म्यूज़िक लेबल सिंगर्स
musicians, music directors, lyricists. I think I would like to listen to more from sound engineers also, how they feel when they're recording a singer. तो उनका क्या experience रहता है उनका, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान होते हैं जो recording console पे बैठे होते हैं, यहाँ पर उन्हें producers, music directors, lyricists की बातें सुन रही होती हैं और वो वहाँ से singer को भी समझ रहे होते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है. So that will be an interesting thing to know what the sound engineer who's recording the song feels like.